Hello everyone. So this will be a full discussion video of Prelims 2023 का GS1 का paper. I'll be going over each and every question, the solution, and if you want, you can check out this page on our website also. The link will be in the video description, where we have tried our level best to give you authentic sources, माने कि भाई ministries की website या CAG की website, so all of these kinds of sources we have used to get to our solutions. Now, before we get into the discussion, I want to discuss these controversial questions. तो controversial questions सबसे important यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे हैं एंड controversial questions किन्हें हमने बोला है जहाँ पे there exist disagreements in various answer keys. एंड डिसएग्रीमेंट्स किस चीज़ पे है क्योंकि देर माइट बी वन वेबसाइट और वन ऑफिशियल सोर्स विच इज सेइंग वन थिंग एंड अनदर ऑफिशियल सोर्स विच इज सेइंग समथिंग एल्स विच हैज़ लेड टू द कंट्रोवर्सी. एंड इफ़ यू वांट टू सी एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल हैं इवन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, तो यू कैन सिंपली कंट्रोल F एंड यू कैन चेक आउट, क्योंकि हर जहाँ पे भी हमें लगा ये क्वेश्चन इशू है तो हमने वहाँ पे नोट इस तरीके का दिया हुआ है. राइट, सो let's get started with the discussion. Let's begin with the first question. Before first question also, तो there is a note on difficulty levels कि difficulty levels हमने जहाँ पे भी दिए हुए हैं इस solution में, तो easy questions जिन्हें बोला गया है they are given either directly in books or NCERTs or should be solvable by the basic knowledge that you have for general studies in any of the subjects. मीडियम क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको एप्लीकेशन पूछते हैं कि भाई डायरेक्टली आपसे सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछ के उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने को बोला गया है. दोज वे पुट इन मीडियम डिफिकल्टी. एंड हार्ड डिफिकल्टी आर क्वेश्चंस जिनका इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वी कुड हैव गेन्ड प्रायर नॉलेज टू सॉल्व दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. Now, cutoff prediction I've already discussed in the previous video, so this talks a little more detail about कि भाई किस तरीके से हमने वो cutoff निकाला था एंड कितने questions हमने easy में, medium में, hard रखे हैं एंड जो फॉर्म का हमारा डेटा था उसके हिसाब से जो percentile score चल रहा था. All of those things are discussed in a little bit more detail over here. You can check it out. The link will be in the description, but let's get started with the questions themselves. So this question धन्य कतका we've kept at a difficulty medium. अब ये medium difficulty क्यों है? क्योंकि अमरावती was a lot in news only for that reason. तो answer इसका correct over here is Andhra and there is not a lot of discussion or debate over here. Medium में इसलिए है hard और easy नहीं है क्योंकि अमरावती के बारे में पढ़ना है तो शायद आप कभी कभार ये मिस कर सकते हो, बट अमरावती के बारे में तो नेचुरली आपने पढ़ा हुआ होना ही चाहिए बिकॉज इट्स बिन इन न्यूज़ क्वाइट लॉट. तो फॉर दैट रीज़न दिस इज़ हाउ वी लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दिस वॉज अ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि अच्छा है, सोचने को मजबूर करता है ये क्वेश्चन आपको. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज़ व्हाट यू शुड बी एबल टू थिंक ऑफ एंड एलिमिनेट कि स्तूपास जो हैं दे आर अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर. अगर देखा जाए तो इट्स जस्ट अ माउंड ऑफ अर्थ कि भाई मिट्टी को ऐसा गोल शेप में आपने बना दिया है. एंड इफ़ यू रेड एनी सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री तो भाई एंशेंट हिस्ट्री में जाओगे कि भाई मतलब एंशेंट इजिप्ट में पिरामिड्स अगर बन रहे थे तो भाई स्तूपा बनाना सिर्फ बुद्ध के टाइम पे इन्वेंट हुआ है ऐसा तो शायद नहीं होगा. तो ये कह के आप इसको निकाल सकते हो. एंड जब आप ये निकाल देते हो तो बाकी दो जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर वेरी वेल नोन. आपको बेसिक बुक्स में सारे कहीं ये मिल जाएंगी कि भैया इस स्तूपा में बुद्ध के ये रिलिक थे एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर होते थे, ये कभी अशोका ने बनवाए कभी किसी ने बनवाए. तो मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर प्रीटी इजी टू सॉल्व विच मेक्स द आंसर ओवर हियर एज बी, विच इज़ वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बिन केप्ट इन ईजी. राइट, तो खान अकेडमी का के लिंक है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो. नाउ दिस वॉज अ हार्ड क्वेश्चन कि कोरकई, पुम्पुहार, मुचीरी आर वेल नोन. दीज आर पोर्ट्स, बट अभी क्यों पूछे, कहाँ पूछे, हिंदू में एक आर्टिकल आया है तो मतलब there was somewhere in news, but it's very difficult to keep a track of these sorts of things. That's why we've put this in hard. The correct answer for this is B, that these three cities, Korkai, Pumpuhar and Muchiri, were ports.
एंड इफ़ यू लुक एट द मैप ऑल्सो आपको दिख जाएंगे वो. राइट, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, वत्तकिरुतल संगम पोएट्री में लिखा हुआ जो है, तो ये संगम के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब आपने जीएस में एंशिएंट मेडिवल में कुछ भी बिल्कुल बेसिक आर्ट एंड कल्चर में बेसिक सा भी किया है, तो यू नो व्हाट संगम लिटरेचर इज़, राइट. बट संगम में बहुत ही स्पेसिफिक एक ये वत्तकिरुतल के बारे में पूछा गया है. एंड अब अगर देखा जाए तो ये उपेंद्र सिंह की बुक में दिया हुआ है, बट देन उपेंद्र सिंह की बुक इज़ नॉट अ बुक विच इज़ कॉमनली एडवाइज कि आप वो जाके एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो. जनरली ओल्ड एनसीईआरटीज़ वगैरह आपको बोली जाती है, या क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक बोली जाती है, जिनमें ये टर्म बहुत इजीली नहीं पाया जा रहा है, विच इज़ वाई वी केप्ट दिस इन हार्ड. द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज डी. मतलब यू कुड ऑल्सो से कि सल्ले खाना करके एक और रिचुअल सुइसाइड का वो है, जो मतलब दैट वन इज़ अ लॉट मोर वेल नोन बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य इज सपोज टू हैव कमिटेड सल्ले खाना. बट Vattakirutal is absolutely new. It's very rare to come across in the standard sources. Coming to question number 5. तो ये जो सवाल है ये मीडियम टू हार्ड में है. नाउ देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि भी मीडियम होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए. आई वॉज इन फेवर ऑफ पुटिंग दिस इन हार्ड, बट अदर्स सेड कि नहीं ये मीडियम में चल जाएगा. कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में यहाँ पे पता होता है, बट अगर आप देखोगे तो द आंसर for this is none of these 4 Hoysala, Gadwal, Kakatiya and Yadav dynasties जो हैं, none of them were in the 8th century. But अब फिर exact date timeline तो मतलब इस पेपर से UPSC is telling us just one very important thing कि modern history का importance relatively is going down, ancient and medieval का is going up. You can no longer afford to ignore this section. एंड इसके लिए फिर अब मेडिवल में आपको टाइमलाइंस बनानी पड़ेंगी ही. देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट, क्योंकि अब ये जो डायनेस्टीज़ हैं आपने पासिंग में शायद सुनी हो, देख लिया हो शायद मैप एक बार, बट अगर डेट्स आपको याद नहीं है तो देन यू विल गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. एंड ऑप्शंस भी हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, तो यू नो nothing to be done about it. Question number 6. Now this is one of the first controversial questions. Controversial क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलिंद पन्हो जो दिया हुआ है it is given by नागार्जुना. But Nagarjuna की बजाय मिलिंद पन्हो is also often said to be written by Nagasena. Now there are some sources which say Nagasena and Nagarjuna are the same person. In such a case, the answer is 3, meaning C. But अगर नागार्जुन और नागसेन सेम नहीं है तो then the answer for this becomes B. तो correct options मतलब these two are pretty much वी आर श्योर कि ये करेक्ट है. बट ये नागार्जुन और नागसेना वाला जो इशू है इसको रिजॉल्व करना थोड़ा, देर आर सम बुक्स विच वेरी क्लियरली मेंशन दिस, बट दिस नागार्जुन इक्वल टू नागसेना वाली चीज़ जो है मतलब हमें इतना आसानी से मिली नहीं बहुत ज़्यादा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म हर बार बोला जाता है कि भाई एंशिएंट मेडिवल में भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड इफ यू सीन टिल नाउ वी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज़्म एंड वी हैव गॉट 2 क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज़्म. देयर इज अनदर वन ऑन जैनिज्म एंड दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन ऑन जैनिज्म कि सोल किस तरीके से कंसिडर करते हैं जैनिज्म में. एंड इफ़ यू नो दैट बेसिक आपको पता है तो यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. द आंसर फॉर दिस विल बी बी, कि सोल्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल प्लांट बट ऑल्सो रॉक्स. जैनिज्म में माना जाता है कि हर किसी चीज़ में एक सोल है. तो हेयर प्रीटी इजी आंसर विल बी बी. नाउ विजयनगर रूलर्स, which among the Vijayanagar rulers constructed a large dam across Tungabhadra and a canal come aqueduct several kilometers long from the river to the capital city. Now Vijayanagar Empire का एक तो सबसे बड़ी बात है कि if you've read the basic books that I've mentioned so far, तो you will know Krishnadev Rai and probably Bukka Rai. Bukka Rai was the founder of Vijayanagar Empire and Krishnadev Rai was the most illustrious ruler of the Tuluva dynasty. बट बाकी जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने विरूपक्षा का भी नाम दे दिया. विरूपक्षा वॉज द पेट्रन डेटी, बट देन लाइक लेटर ऑन आई ऑल्सो फाउंड आउट कि विरूपक्षा देव राय वॉज ऑल्सो अ रूलर.
तो दिस इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, यू हैव टू हैव वेरी स्पेसिफिक नॉलेज, एंड ये क्यों डाला, नो आइडिया, बट पूछ लिया गया है बिकॉज द न्यू ट्रेंड इज़ कि भाई एंशिएंट मेडिवल को यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर एट एनी पॉइंट. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ ए. दिस इज द सोर्स, वी के अग्निहोत्री, इंडियन हिस्ट्री. नाउ समबडी माइट से कि अरे इस किताब में तो दिया हुआ था, बट ये किताब जनरली नहीं पढ़ी जाती है क्योंकि अदरवाइज फिर इट इज़ एंडलेस. मैं हिस्ट्री की 15 किताबें पढ़ के चला जाऊँ तो मतलब ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, which among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to the Portuguese? So this we've kept as a easy question for the very simple reason कि अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो द फर्स्ट चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें ये मैंशनड है. एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला जो चैप्टर है पिछले साल का अगर हम देखें पेपर, तो उसके बाद से वो थोड़ा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ रही थी. वी मैंशनड कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मिल जाएगा पोर्चुगीज इन इंडिया वाला सेक्शन इन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. तो वहाँ पे दिस इज लाइक प्रीटी मच स्ट्रेट ऑफ मैंशनड कि भाई बहादुर शाह वाज द रूलर हु सरेंडर्ड ड्यू टू द पोर्चुगीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मतलब पर्सनली आई वॉज सो हैप्पी कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आया, और जी मतलब इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने बिल्कुल बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो you will know Charter Act of 1833 is when the Governor General of Bengal was designated as the Governor General of India. So this is the simplest question from modern history, and modern history में बहुत ज़्यादा और कोई सवाल आए नहीं तो मतलब बाकी देखी जाएगी. Now this again is a controversial question. Now this is a controversial question. Due process of law का मतलब क्या है? कायदे से अगर हम देखें तो seems like a very simple thing कि मतलब due process, procedure established by law, these are things that we have read multiple times. बट अगर उसी से भी हम आएँ तो बी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ कि भाई ड्यू प्रोसेस इज नॉट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड ड्यू प्रोसेस डजंट नेसेसरली मीन इक्वालिटी. तो ए एंड सी के बीच में हमारा ऑप्शन रह जाता है. बट ए एंड सी के बीच में ही डिबेट है कि some people are saying that the answer should be the principle of natural justice, whereas some are saying it should be fair application of law, right? तो either of them might be correct क्योंकि natural justice also involves fair application of law, but we personally feel that the answer is more C than A for the simple reason कि due process is more about fair application of law. Natural justice involves a lot of other aspects also, right? तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है ये अभी के लिए क्वेश्चन, क्योंकि जब तक यूपीएससी इसका फाइनल आंसर नहीं देता तो हमें भी नहीं पता चलेगा. बट वी आर लीनिंग मोर टूवर्ड्स सी, बट ए इज ऑल्सो अ डिबेटेबल option which can be chosen over here. Now question number 12 पे हम आते हैं. तो assertion reason का ये पहला क्वेश्चन हमारा आया है. Indian prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day to day. So statement 1 we know is correct, right? Now जो second statement है, this is कि भाई 1894 का जो एक्ट था प्रिजन्स एक्ट, ना तो कोई वो पढ़ रहा है, ना कहीं मॉडर्न में आया था कि भाई नहीं उस टाइम पे ऐसा हुआ था. यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा के थोड़ा बहुत ये कर सकते हो कि इट वाज जो 1919 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड 1935 का एक्ट था, दैट वाज वेयर सम अमाउंट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वाज अलाउड बाय द ब्रिटिश. तो उससे पहले ही प्रोविंसेस की तरफ फेंक दिया जाए 1894 में, नॉट वेरी. बट अगेन पेपर के बीच में इतना दिमाग चलना कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी थी कि इफ़ यू नो एनी वन ऑप्शन इज़ रॉन्ग, इफ़ यू नो एनी वन ऑप्शन इज़ रॉन्ग, तो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा वहीं सॉल्व हो जाता है सी और डी के बीच में, राइट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम असर्शन रीजन वाले जो हमारे क्वेश्चंस रह रहे हैं वो इतने आसान नहीं रह रहे क्योंकि सी एंड डी में नहीं है ऑप्शन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि ये जो हमने 1935 एक्ट पुट प्रिजन्स एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो दैट वाज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अगेन मतलब शुड बी सिंपल. पॉलिटी में कुछ ही सिंपल क्वेश्चन आए, बहुत सारे टफ क्वेश्चन आए इस बार पॉलिटी में, विच जनरली वाज़न्ट द केस. पॉलिटी यूज्ड टू बी दैट अप्लाइड एरिया, ईजी से मीडियम सवाल ज़्यादा बनते थे वहाँ पे, बट दिस टाइम अराउंड fewer easy questions, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज़ अगर हम बात करें यहाँ पे चीफ पर्पज़, तो चीफ पर्पज़ ये नहीं है आपका कि भाई पॉलिटिकल ऑफिस बनाई जाएगी, सरकार बनाई जाएगी, कि सोशल जस्टिस होगा, नहीं. द चीफ पर्पज़ ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू
पुट लिमिट्स ऑन पावर. मतलब ये आप पहले भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में अगर आप बात करोगे तो मतलब वहाँ पे भी हमने कई बार इसके बारे में सुना है दैट पार्लियामेंट in pursuance of its limited power to amend the constitution cannot give itself unlimited power, right? तो वो limits on the power of parliament and executive are the chief purpose of the constitution. Checks and balances, all of these kinds of systems are being built by the constitution, which is why this is a relatively easy question. Answer will be C. Number 14 पे हम आते हैं. तो again this is another one of a controversial question. Controversial question यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यार ऐसे कौन सवाल बनाता? वाइडली बिलीव्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड? वाइडली बिलीव्ड, आई डोंट नो. मतलब ऑल ऑफ देम. वाइडली बिलीव्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? सो वी हैव गॉन विद ए एज द आंसर ओवर हियर फॉर द वेरी सिंपल रीजन क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज बॉट इन टू ब्रिंग द 9th शेड्यूल. एंड 9th शेड्यूल का एंटायर पर्पज वॉज कि भाई right to property, which was a fundamental right originally, right to property अड़ंगा डाल रहा था जब सरकार लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लाने की कोशिश कर रही थी. एंड फॉर दैट रीजन इट कैन बी वेरी इजीली सेड कि भाई फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज बॉट टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी. बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो से कि 42nd अमेंडमेंट भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि सही है 42nd में भी ये ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी. बट इन दिस केस मतलब द जनरल लॉजिक दैट वी हैव गॉन विद इज if the first amendment and the 42nd amendment are doing similar things, we should go with the first amendment. And this is a relatively easy question which has been complicated in controversy for the simple reason that a lot of people widely believed के नाम पे वो 42nd में आ गए and अब आ गए तो this is an issue. But anyhow, coming to question number 15. So this was a very easy question क्योंकि National Commission of Backward Classes is मतलब अभी recently form हुआ है with the constitutional amendment and Human Rights Commission, Law Commission and Consumer Disputes Redressal Commission, none of them are constitutional bodies. Some people might have been confused in National Law Commission. So, National Law Commission is neither constitutional nor statutory. Law Commission basically सरकार बनाती है recommendations के लिए कि भाई क्या कानून हमें अब बनाना चाहिए. And Law Commission then as an expert body studies कि भैया किस चीज़ की requirement है. But Law Commission is not constitutional. Right. Coming to question number 16. So, this was the easier question in polity again कि election of the president of India is declared void by Supreme Court. All acts done in performance of duties of the president before date of decision become invalid. तो ये अगर आपने मतलब कभी भी आर्टिकल पढ़ा है जो प्रेसिडेंट से डील करते हैं या बेसिक लक्ष्मीकांत में भी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इवन इफ दे आर द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड द एक्ट्स डन बाय देम बिफोर दैट do not become invalid. That's how the system is set up. तो ये वाली चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी चाहिए. This is an easy question for this reason. Now, election to the post of president can be postponed on the grounds that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. So this is not the case. And so this is not the case कि इलेक्शन अगर मतलब किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व है या इलेक्शन होने हैं नहीं हुए हैं तो इस कारण से प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं रुकता है. प्रेसिडेंट का इलेक्शन चलता रहता है. एंड थर्ड में when a bill is presented to president, the constitution prescribes a time limit within which she has to give his dissent or assent. Sorry. तो ये मतलब वेरी क्लियरली मैंशन पॉकेट वीटो आपने पढ़ा होगा. तो इफ़ यू रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉकेट वीटो तो पॉकेट वीटो इज स्टेटमेंट नंबर 3. एंड पॉकेट वीटो अगर हमें पता है तो देन this becomes a relatively easy question when none of the options are incorrect because these do not become invalid and cannot be postponed and there is no prescribed time limit, right? So all of these things in mind 16 का आंसर D बन जाता है. Now 17th question is again a controversial question.
तो जिन लोगों का बी सेट था तो भैया उनको तो ज़बरदस्त, मतलब शुरू में ही ऐसे लाइक 6th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 14 15, लाइक कितने क्वेश्चन भाई, इतने डाइसी हैं ऐसा कैसे? बट एनी हाउ, this was a relatively hard question. Why? Because of the confusion between what is finance bill, is it financial bill? तो फाइनेंशियल बिल जो होते हैं हमारे, फाइनेंशियल बिल आर अंडर आर्टिकल 117 1 and 3. बट दिक्कत यहां पे आती है कि अगर फाइनेंस बिल है तो इज दिस टॉकिंग अबाउट द बजट और इज इट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल बिल? तो दिस इज द डाउट, दिस इज द मतलब इशू. एंड व्हाट वी फाउंड इज कि कैग की रिपोर्ट में, विच इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी वेबसाइट पे उनका जो कंप्लायंस रिपोर्ट है उसमें वेरी क्लियरली मेंशन है कि द फाइनेंस बिल इज़ अ मनी बिल, राइट. एंड अगर मैं इस क्वेश्चन को मनी बिल रख के सॉल्व करता हूँ तो आई गेट अ डिफरेंट आंसर. एंड अगर मैं इसे फाइनेंशियल बिल रख के सॉल्व करता हूँ तो इट्स अ डिफरेंट आंसर. बट यहाँ पे मेजर कन्फ्यूजन का सोर्स था दिस, कि इफ़ अ फाइनेंस बिल इज़ अ मनी बिल देन मतलब वाई द डिफरेंस, इशू क्या है यहाँ पे, राइट. तो ये कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में. एंड तो राज्यसभा तो ऑब्वियसली कैन नॉट रिजेक्ट व्हेन राज्यसभा ट्रांसफर, इट कैन नॉट अमेंड, कैन ओनली दिस इज करेक्ट, मनी बिल का जो स्टेटमेंट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो इज इनकरेक्ट. तो कंट्रोवर्सी मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि भी देर इज openness to the interpretation of what is a finance bill, is it a money bill, and that is the issue over here. अब पेपर के बीच में ये चीज़ सोचना, ये कंसिडर करना कि इसको मैं बजट की तरह मानूँ या मतलब फाइनेंशियल बिल मानूँ या मनी, तो दिस इज वाई दिस पेपर इज़ अ लिटिल वियर्ड, कि seemingly simple question made randomly difficult because of poor choice of words for questions. मतलब बोल दो ना फाइनेंशियल बिल बोल दो, वो नहीं है तो फाइनेंस बिल है तो भाई बजट बोल दो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास. बट दिस वाज जस्ट अ कंफ्यूजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स इन क्वेश्चन नंबर 17. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. तो 18 में द क्वेश्चन इज अबाउट कम्युनिटी रिजर्व. एंड कम्युनिटी रिजर्व में आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं. तो इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डज नॉट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी. कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी इसकी गवर्निंग अथॉरिटी बनती है, जो कि मतलब क्यों क्या कैसे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिसेंटली अमेंड हुआ था एंड वहाँ ये अज्यूम्ड है कि भाई उस कारण से ये क्वेश्चन आया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया, दिस इज़ करेक्ट. एंड पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि भाई पत्ते कलेक्ट कर सकते हो आप, एंड कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेज या मतलब देर आर नंबर ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच people living in community reserves can use without any permission. But at the same time, traditional agricultural practices like jhumming, which is shifting cultivation, are not allowed in these areas. So for this reason, the answer is B. एंड डिफ़िकल्टी इसकी मीडियम रखी है क्योंकि आपने WPA का अमेंडमेंट पढ़ा हो करंट अफेयर्स में, उसके बाद ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था. Right, coming to question number 19 with reference to scheduled areas in India. So scheduled areas, now this is a very interesting question in that कि भाई scheduled areas जो यहाँ पे बोले गए हैं, तो these are scheduled 5 areas, right. तो शेड्यूल 5 एरियाज़ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि शेड्यूल 6 के जो एरियाज़ होते हैं वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कहलाए जाते हैं, उनको शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ नहीं बोलते. दोज आर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम शेड्यूल 6. तो शेड्यूल 5 में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इट डज टेक प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट. लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक. ठीक है, तो इट सीम्स फाइन एंड फेयर. चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट एनुअल रिपोर्ट देनी नहीं होती है इनको प्रेसिडेंट को,
तो ये रिपोर्ट आपको देनी होती है गवर्नर को. सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर कि जो चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे बोला गया है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री को वो बताएंगे कि भाई क्या ट्राइबल्स का प्रोग्रेस हुआ है. नहीं, वो गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करते हैं. देन गवर्नर ऑब्वियसली ऑल्सो सबमिट्स इट टू द प्रेसिडेंट और नॉट, बट चीफ मिनिस्टर डजंट सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. So in that case, the answer here becomes B. Statement 1 and 2 are correct. 3 is not correct. You can check out the tribal ministry ka official document on this. Now coming to question number 20. So this was again a slightly easy question. Why? Because काफ़ी इसके बारे में पीछे चर्चा हो रही थी कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. एंड 335 कि भाई reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration. So this is exactly from the Nagaraj judgment कि इंदिरा सानी जजमेंट में भी इसको फिर स्ट्रेंथन किया था. तो मल्टीपल जजमेंट्स इनमें यूज़ हो रही हैं. और जैसे ही हम इस सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट इज आर्टिकल 335 द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो जनरली अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ी है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये पर्टिकुलर चीज़ें डिफाइन नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशन बस आपको बता देगा कि भैया हाँ मतलब लार्जली ऐसा होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन विल टेल यू दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट एग्जैक्टली टेल यू कि भैया प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करेगा और ये मतलब पार्लियामेंट ये भी करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन विल गिव यू द ओवर आर्चिंग स्कीम. तो जैसे ही स्टेटमेंट 2 हमारा गलत होती है तो सी हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है. तो दिस वाज रिलेटिवली इजी क्वेश्चन. यू कैन रीड द आर्टिकल 335 कि भाई रिजर्वेशन होगी नहीं होगी विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उसको आगे लेके जाया जाए. तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन अगेन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट स्टेटमेंट वी नो इज करेक्ट that we have uranium deposits. We don't have a lot of them, but we have them. We still depend on coal for most of our electricity production. That is true. Matlab, coal accounts for more than 50% of India's power, right? Now, the second statement says that uranium needs to be enriched to 60%. So, 60% nahi, matlab for energy generation, about 3 to 5% of uranium enrichment is required. And ये बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान हो तो देन दिस क्वेश्चन यू कैन डू. इट इज़ रिलेटिवली ईजी. नाउ ये 60% एंड 2-3% का डिफरेंस क्यों है, क्या है? तो इफ़ यू माइट हैव सीन सम ऑफ द रीसेंट सीरीज चेरनोबिल, तो वहाँ से भी हो सकता है. बट बिकॉज इंडिया इज़ वेरी वेरी क्या बोलते हैं फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इट्स ओन इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो दैट्स वाई जो स्मॉल एनरिचमेंट अमाउंट है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान जाता है, राइट? बिकॉज इवेंचुअली इंडिया प्लान्स टू यूज़ थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टेड ऑफ यूरेनियम बेस्ड, राइट? सो दिस इज वाई वी हैव केप्ट दिस एज ईजी, क्योंकि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इंडिया का उसके बारे में काफ़ी बात होती है हमेशा. एनवायरनमेंट में आप साइंस एंड टेक में इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो ज़रूर, राइट? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22. नाउ यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता कि भाई मार्सुपियल क्या हैं, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉट. बट इफ यू नो मार्सुपियल्स आर एनिमल्स विच कैरी देयर यंग वंस इन अ पाउच ऑन देयर ओन बॉडी, कैंगरूज, राइट? सो अगर आपको मार्सुपियल्स पता है तो देन अगेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ दिस मैप शोज कि भाई मार्सुपियल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो स्टेटमेंट 2 जो यहाँ पे थी कि भाई मार्सुपियल्स कैन ओनली थ्राइव इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स. तो मॉन्टेन ग्रासलैंड्स की ऐसे कोई बात नहीं है. अगर देखा जाए तो मार्सुपियल्स का ये जो मैप है, दिस इज़ प्लेन रीजन्स, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे जो पाए जाते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट मॉन्टेन ग्रासलैंड. ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ लॉट ऑफ वेरीड फीचर्स एंड मार्सुपियल्स आर फाउंड ऑल थ्रू, राइट? तो इसलिए रिलेटिवली इजी अगर आपको मार्सुपियल्स आता है तो. और जनरली मार्सुपियल्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो उस कारण से इसको इजी रखा गया है. अदरवाइज अगर आपको मार्सुपियल्स नहीं पता तो दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि सर के ऊपर से जाएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. तो 23 में इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस. तो
यहाँ पे जो डेटा बेसिस है हमारी, जो रेड लिस्ट है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह वाली लिस्ट होती है, तो वो हमें पता है IUCN से आती है। तो जनरली दिस क्वेश्चन विल बी बिटवीन A एंड D, कि या तो IUCN होगा या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होगा। UNEP ऑल्सो डज दीज थिंग्स, बट UNEP इतना डिटेल में ऐसा लिस्ट विस्ट ज़्यादा मेंटेन नहीं करता। UNEP इज़ मोर फॉर द लार्जर कन्वेंशंस एंड उस लेवल पे वो फंक्शन करते हैं। एंड वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब इतना इसके बारे में नहीं सुना, बट एनी हाउ, तो रिलेटिवली इसीलिए इस क्वेश्चन को मीडियम यहाँ रखा गया है। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ A। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ न्यू फेवरेट। UPSC आपसे रैंडम स्पीशीज़ के बारे में रैंडम इन्फॉर्मेशन पूछती है, मतलब क्यों ये आपको चाहिए मुझे नहीं पता, बट इट्स आस्क्ड, विच इज़ वाई वी ऑल्सो पुट इट एज हार्ड, कि भाई मुझे नहीं पता कि भाई लायन टेल्ड मकाक, आई read about it, I've heard a lot about it, why it's a flagship species. Malabar civet, sambar deer, अब ये नॉक्टर्नल है या नहीं है ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। आई हैव हर्ड दोज नेम्स बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कि भाई है या नहीं है, विच इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू सॉल्व। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ B, 2 and 3 ओनली। तो लायन टेल्ड मकाक इज डायर्नल, माने कि दिन में घूमता है। द सिवेट एंड सांबर डियर रोम अराउंड एट नाइट। कमिंग टू नंबर 25, तो 25 में अगेन वही क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ द किन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ फूड। नाउ दिस क्वेश्चन, अब विगल वैगल डांस वगैरह वाला जो चीज़ है, ये अगर मेरे को गेस भी करना हो तो मतलब आई वुड गो बिटवीन A एंड C, कि भाई बटरफ्लाइज और हनी बीज, क्योंकि इंडिकेशन ऑफ फूड क्यों क्या कैसे झुंड में जो होती हैं चीज़ें वो सारी मतलब मोस्टली हनी बीज की होती हैं, बट अगेन इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू गेस कि भाई कौन सा ये होगा। वॉस्प्स आई वुड रियली नॉट थिंक कि भाई यहाँ पे केस होगा, बट हनी बीज इज़ लाइकली। एंड कुछ लोग जो देख के बोल रहे हैं कि भाई NCRTs में गिवन है, ये क्लास 3, 4, 5 की किसी NCRT में डांस ऑफ द हनी बीज का एक चैप्टर है, तो जी वहाँ से ये सवाल आया है, तो दैट इज़ रिडिकुलस कि अब लाइक सारी NCRTs जाके बैठ के नहीं हो रही हैं बट कुछ एक यहाँ इंडिकेशन अपने को थी कि भाई वैगल डांस कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। ऑल ऑफ देम आर winged insects, I would say, and but then honeybees is the correct answer over here. Coming to the next question, 26. This is my favorite question from the entire paper because it says some mushrooms have medicinal properties. That is correct. Some mushrooms have psychoactive properties. That is correct. Some mushrooms have insecticidal properties. Correct. Some mushrooms have bioluminescent properties. And अगर some ही चलता रह रहा है तो हाँ मतलब हो ही सकती हैं। तो फॉर दैट रीज़न ऑल 4 आर करेक्ट, एंड दिस इज़ अ रिलेटिवली ईजी बिकॉज सम कीवर्ड हमारा यहाँ पे था कि भाई सम मशरूम्स माइट हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ऐसे तो अब मतलब ऑल स्पीशीज ऑफ मशरूम्स माइट नॉट इवन हैव बीन फाउंड, तो देयर माइट बी सम दैट हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो जस्ट बाय दैट यू शुड हैव बीन एबल टू डू दिस वन। कमिंग टू यू कैन चेक आउट ऑल ऑफ दीज सोर्सेज कि भाई कहाँ कहाँ किस किस में दिक्कतें या आसानी चल रही है। कमिंग टू इंडियन स्क्विरल्स, तो इंडियन स्क्विरल्स में जो हमारा अगर देखा जाए तो इंडियन स्क्विरल्स का इस क्वेश्चन पे भी बाद तक हम काफ़ी डिबेट कर रहे थे कि भाई इंडियन स्क्विरल्स डू दे मेक नेस्ट बाय बारोइंग इन द ग्राउंड। तो अगर ऑब्जर्वेशनली मैं बोलूँ तो मैंने कभी इंडियन स्क्विरल्स को या मेरे आसपास जो रहती हैं स्क्विरल्स उनको मैंने ज़मीन में बारो बनाते हुए नहीं देखा। जनरली आई हैव सीन देम हैविंग नेस्ट्स इन ट्रीज, बट Indian squirrels are not just found in the areas that I am living in. They're also living in 100 different types of environments. So they do have burrows, and burrows हैं उसके अलावा nuts and seeds। तो second and third statement तो should have been relatively easy कि nuts and seeds तो are what squirrels eat, and they're omnivorous. Omnivorous में क्या हो जाता है कि they're also eating some small insects at times, and most animals you will find that none of them are very, very absolutely 100%, I will die if I eat meat
वेजिटेरियन। इन केस ऑफ ड्राउट, इन केस ऑफ कि भाई मतलब कोई आपका ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, तो दे डू मेक डू। तो दे ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स, स्मॉल मैमल्स एंड काफ़ी कुछ इंडियन स्क्विरल्स खा लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑल थ्री सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, right? So this was also a relatively easy question. Why? Because some microorganisms, some with a pH below 3 in highly hot environments, in freezing environments, तो ऐसे microorganisms पाए जाते हैं कि नहीं। तो एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, भाई एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑफ सम काइंड और द अदर टेंड टू लिव एंड थ्राइव. They may not be the same which are living in each area. So like for example, thermophiles are microorganisms that are found in very very hot environments, in areas जहाँ पे आपका heat vent है, माने कि volcano under the water है, गर्म हो रहा है वहाँ पानी, हीट है, एंड वहाँ पे भी आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे. एंड सिमिलरली यू हैव क्या बोलते हैं, सॉरी, you have acidophiles and organisms which are also found in freezing areas. So all three are correct. The option would be C over here. Now the moment I saw this question number 29, I don't know why, but for some reason, मतलब ये आई थिंक ये रैंडम यूट्यूब क्लिप जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. आई somehow saw this like in the last couple of years, and अगर मतलब बस उसी बेसिस पे मैं जाऊँ कि भाई मतलब मैंने ये करते हुए मतलब देखा है, तो देन फाइन, फॉर मी इट्स ईजी. बट अगर आपको नहीं पता है, तो देन स्टिल द ऑप्शन फॉर यू इज बिटवीन बी एंड डी. क्योंकि देखो, फिशिंग कैट बोल रहा है एंड ऑटर बोल रहा है. बोथ ऑफ दोज आर सी से रिलेटेड animals, probably not going to be eating insects scraping from a hole. Orangutan and sloth bear. Now these are the two options that you have, and of that, orangutan has the thumb which allows it to use that stick in that manner कि भाई कुछ कर पाए. तो relatively should have been able to do this question. Some people obviously got lucky because this video they saw, but the option was between B and D, and here B is the correct answer. Now coming to question number 30. Question number 30 में HFCs कहाँ पे यूज़ होते हैं? This is the question. Now hydrofluorocarbons and chlorofluorocarbons, before that, any of these HFC, HCFC, all of these are essentially used in aerosols. Aerosol या फिर sprays, कि भाई जहाँ पे भी आपके पास अगर फोम स्प्रे आ रहा है तो HFC यूज़ होगा. एरोसॉल सीधा बोल दिया तो एरोसॉल में तो है ही है. फायर रिटार्डेंट, तो फायर रिटार्डेंट का जो स्प्रे आते हैं कभी कभार, तो दोज ऑल्सो यूज़ स्प्रे मैकेनिज्म जहाँ पे भी है वहाँ पे आपका HFC आ जाएगा. तो लुब्रिकेंट्स, स्प्रे ऑन लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, राइट? तो वो स्प्रे ऑन लुब्रिकेंट अगर है तो देन इट विल ऑल्सो इन मेकिंग ऑफ हाउ मैनी ऑफ द अबव, कि भाई इन सब में से किन किन के प्रोडक्शन में HFC यूज़ होता है. तो विद दैट आइडिया वी कैन गो विद D एज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? सो कमिंग टू 31 फन क्वेश्चन. झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलार लेक. तो दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, NCERT में भी गिवन है ये. तो Krishna river directly feeds the Koleru lake. So directly is the keyword over here. Krishna river is connected to the Koleru lake, but not directly, right? Badameru and Tamileru streams हैं Krishna river की, which feed into the Koleru lake, but Krishna does not directly feed into that. And the third, meandering of the Gandak river formed the Kamar lake. Now Kamar lake is a small lake which I had never heard of before this exam. And अब यही इसी कारण से ये वाले ऑप्शंस जो हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. बट अगेन स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट ओवर हियर, कि गंडक रिवर जो है, कमर लेक उसका एक क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक है.
राइट, ऑक्सबो बोला है कि नहीं बोला, नहीं बोला, बट ऑक्सबो लेक फॉर्म हुआ है, कंवर लेक फ्रॉम द गंडक रिवर। तो आई डोंट नो वाई इफ इट वाज इन न्यूज़, अगर आप पढ़ा था नहीं था, बट ये भी पूछा जा रहा है। कमिंग टू this question, now this is hard. Why? Because of the statements that are given कि I might know that Mundra port is a private port, right? कि अडानी का बहुत इधर नाम चल रहा था, तो अडानी का मुंद्रा पोर्ट है, ये है वो है, तो लाइक आई हैव हर्ड दैट मुंद्रा इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, तो but that is correct. Mundra is the largest privately owned port. Kamarajar Port is the first major port in India registered as a company, and that is also correct, right? But the third statement over here is wrong. Third statement और सेकंड स्टेटमेंट, मतलब जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा मुझे पता थी कि भाई मुंद्रा आई नो इज अ प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द लार्जेस्ट। आई नो वाइजैग इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। JNPT इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, विच इज़ बॉम्बे के पास में एक और जो सब्सिडरी सेकेंडरी पोर्ट है, विच हेल्प्स टू लोअर द बर्डन ऑफ द बॉम्बे पोर्ट। तो third statement is wrong, I know definitely. Second statement is right, I know definitely. Even then I cannot do this answer, but at least मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि 50-50 अब मेरा रह गया है। एक मुझे सही पता है, एक मुझे गलत पता है। सही में भी मुझे डाउट है, बट स्टिल दिस इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, एंड the answer over here is B. 2 are correct, first and second. Coming to number 33. Now this is again a hard question, क्योंकि मतलब I know महुआ एंड टीक विल बी फाइन, कि महुआ मैंने बहुत बार नाम सुना है, मतलब आप इफ़ यू लिविंग इन अ डेसिडुअस एरिया लाइक हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, like parts of MP, if you're living in these regions, then mahua ka ped, you've heard of it multiple times. But the problem is that they've also given madhuka indica. I'm not sure if it's the same mahua, if it is some other mahua. So like har cheez mein there is a random complication, which is why this is a hard question. क्योंकि महुआ के भी 2 वैरायटीज़ होते हैं, बट दे आर आस्किंग अबाउट मधुका इंडिका, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू नो कि दोनों महुआ के वैरायटीज़ के मुझे लैटिन नाम भी पता होंगे, और मुझे पता कि इस वाले के बारे में सवाल पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ B2 ओनली। जैक फ्रूट इज़ एन एवरग्रीन ट्री, बट इट्स अ हार्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस अब इसमें भी मतलब कुछ मुझे पता है, राइट? कि जैसे इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, राइट? बिकॉज इफ यू एवर सीन चाइना का मैप, इफ यू एवर सीन चाइना का सेटलमेंट एरिया, तो चाइना इज़ अ ह्यूज कंट्री, इट इज़ ऑलमोस्ट 3 times इंडिया साइज, बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, आई थिंक ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, राइट? तो ये आपको पता है, तो कि अ लॉट ऑफ द एरिया ऑफ चाइना इज प्लेटोज, कोल्ड डेजर्ट्स, एंड इस तरीके का एरिया है विच इज़ नॉट वेरी एरेबल। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ अ लॉट मोर एरेबल लैंड, एंड दिस इज़ द मैप यू कैन सी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया हैज़ 40 million hectares of more arable land than China. Now, second statement by proportion of irrigated area is more in India as compared to China. So statement 2 is also correct, that India has increased its irrigated area to 48%. पहले कम होता था. China only has 41% irrigation cover, right? And statement 3 जो आपकी है, this is wrong. This was something that was mentioned multiple times in the economic survey, I think in the last couple of years also, कि चाइना का प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ मच हायर दैन इंडिया. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है, हमें बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है. दिस इज़ ऑल्सो अ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि मतलब ये फिगर्स एग्जैक्टली नहीं याद होते, बट अपेरेंटली अब याद करने हैं. कमिंग टू नंबर 35. तो 35 मीडियम, नॉट वेरी हार्ड, क्योंकि अगर मुझे गेस भी करना है तो अगर इफ़ आई हैव टू गेस, आई वुड हैव आइडियली गेस्ड समथिंग कि भाई कोई प्लेट बाउंड्री पे हो, तो रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे मार्शलैंड. तो मार्शलैंड तो ये सारे हैं, बट भीतरकनिका इज़ नॉट एट
अ प्लेट बाउंड्री. मरक्कणम एंड नौपादा, मतलब मैंने सुना भी नहीं था इससे पहले कि भाई हाँ कुछ है नहीं है क्या है. बट रन ऑफ कच्छ आई नो इज एट अ प्लेट बाउंड्री, इज एन एक्सटेंसिव मार्शलैंड एंड मतलब वहाँ पे सी लेवल राइज एंड फॉल हुआ होगा. तो बिटवीन ए एंड डी जनरली. बट अगेन पेपर के बीच में बैठ के ये इट्स डिफ़िकल्ट. बट स्टिल आइडियली यहाँ पे आपको इस चीज़ से रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, इससे कुछ इंडिकेशन लेना चाहिए था. बट अगेन आई अंडरस्टैंड दैट इन द मिडल ऑफ द पेपर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट कैन बी प्रॉब्लमैटिक. कमिंग टू 36, नाउ दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन क्योंकि मेरे को सपना नहीं आया था कि भैया टाइटेनियम पे सवाल पूछ लेंगे. एंड right, I know monazite sands. Why? Because thorium, like we discussed in one of the earlier questions, कि भाई India has put a lot of effort into its nuclear program. तो thorium reserves कहाँ हैं, यूरेनियम क्या है, कुछ पता होता है उसके बारे में. टाइटेनियम का नहीं सपना आता है कि भाई अच्छा ये भी पढ़ना है मतलब. एंड ilmenite एंड रूटाइल का if we look at the chemical formulas, तो TiO2, Ti is the symbol for titanium oxide, O2 oxide, rutile, both of them are oxides of titanium. Answer is D. Coming to 37, 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries, electric motor vehicles, is produced by. Now the question is cobalt produced by. ये नहीं पूछा है कि रिजर्व कहाँ है, क्या है, कैसे है, कहाँ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा. सो दैट इज द क्वेश्चन. तो अगर आपको सपना आया था कि ईवीज पे बहुत बात हो रही है तो हमें कोबाल्ट और निकल एंड लिथियम का ये देख लेना चाहिए, बिकॉज लिथियम वाज अ लॉट इन न्यूज़. बट एट द सेम टाइम कोबाल्ट एंड निकल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मेटल्स फॉर बैटरी प्रोडक्शन. तो बट वही है ना कि अब फिर ऐसे ऐसे करते करते कितना कुछ कहाँ देखे क्या देखे. स्टिल बेसिक एक आपको नॉलेज होनी चाहिए. बट अगेन I don't know, sometimes it is छोड़ा जा सकता था ये. बट स्टिल सम रिलेशन, सम रेलिवेंस कुछ इसमें फिर भी बोला जा सकता है कि भाई एटलीस्ट ईवी से रिलेटेड था कहीं पे कुछ पे, मतलब कई बार ये चीज़ें आई थी. might be somebody saw something somewhere, which is why we've kept it in medium, not like the previous one जिसमें मतलब मुझे कभी सपना नहीं आया था कि भाई टाइटेनियम पे सवाल आएगा. तो भाई that is a hard question. Cobalt is still मतलब some news at least. Now this was an easy question for the very simple reason कि भाई अफ्रीका पिछले साल भी हमने देखा था कि भाई बार बार सवाल आ रहे थे, तो अफ्रीका मैप आपको देख के जाना चाहिए था. एंड अफ्रीका का मैप अगर आप देखोगे तो आपको ये पता होगा कि भाई इफ़ आई ड्रॉ a very rudimentary map of Africa, so it is something like this, right? And जो Congo river है उसमें the Congo river is over here, and if I look at South Sudan is over here, Nigeria is over here, right? तो दो ऑप्शन एटलीस्ट मैं एलिमिनेट कर सकता था. Cameroon and Uganda remain my two options, and of them we can see from this map that Cameroon is the correct answer. Congo Basin, Democratic Republic of Congo, apparently DRC से related काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो maybe that might have been the reason कि भाई it was in news and that's where it comes from, right? Coming to number 39, 39 में Amarkantak Hills are something that you talk about, and why? For the simple reason it is an origin of one of the bigger rivers in India. And Amarkantak अगर आपको पता है तो you know that it is like towards छोटा नागपुर प्लेटो के साइड है. तो अगर वहाँ पे है तो भाई सह्याद्री which are the western घाट्स, सह्याद्री is western घाट्स, तो western घाट्स और विंध्या के कॉन्फ्लुएंस पे तो नहीं हो सकता फिर. तो in that sense first statement we know is wrong. बिलीगिरी रंगन and Seschalam. Now Seschalam Hills also I know क्योंकि if I ever look at the physical geography, then जो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स का मैप अगर आप देखोगे
तो you will find that Seschalam Hills is not the end. Seschalam is a hill range of the Eastern Ghats, not even the Western Ghats, right? अगर Western Ghats में आप देखोगे तो there are different series of hills which go into Tamil Nadu and वो generally आप environment geography कर रहे हो कुछ भी तो वो मैप आपने देखा होता है. But बिलीगिरी रंगन hills, मतलब that was something, you know, first time. But again, first time for everything. So in this case, none of the options are correct. एंड हार्ड मीडियम क्वेश्चन नहीं है क्योंकि दो स्टेटमेंट हमें बाय डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट पता होनी चाहिए थी बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव स्टडीड एंड लर्न सो फार. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40. नाउ विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कनेक्टिविटी में अब इन्होंने बोला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, राइट. तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अगर है तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि भाई पूरा एंड ऑफ गुजरात से एंड ऑफ असम में कहीं ना कहीं जा रहा है. बट सूरत इज़ नॉट एंड ऑफ गुजरात. सूरत के बाद तो बहुत सारा गुजरात रह जाता है. तो यू कैन यूज़ दैट लॉजिक टू से कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट डजंट सीम टू बी करेक्ट. सेकेंड में हम आए तो अगेन जो ट्राईलैटरल हाईवे है दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि मोरे, मंडले, मेसॉट, दीज आर द 3 चेक स्टॉप पोस्ट ऑफ दिस ट्राईलैटरल हाईवे जो काफ़ी बार मतलब न्यूज़ पे भी मेंशन था. आप बहुत सारे जो कंपाइलेशंस हैं उनमें भी पाया जाएगा. देन BCIM कॉरिडोर जो है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, तो दिस वाज आल्सो एज द कोलकाता टू कुनमिंग कॉरिडोर. तो ये अगेन न्यूज़ में थी ये चीज़ें एंड इस कारण से इन्हें मीडियम डिफ़िकल्टी में रखा गया है. नॉट डायरेक्ट बट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैड बिन देयर बट आपको स्टिल अप्लाई करना था. कुछ नॉलेज आपको याद करनी थी, नहीं आ रही तो आसान नहीं है बट डूएबल है ये क्वेश्चन, राइट. एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अगर हम देखें तो इट इज़ पोरबंदर टू सिलचर एंड नॉर्थ श्रीनगर टू कन्याकुमारी. सूरत इज समवेयर ओवर हेयर तो डजंट मेक सेंस कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विल लीव मोस्ट ऑफ गुजरात आफ्टर इट, right. This is More, Mandale and Mesot. So these were the 3 major cities and क्योंकि M and अगले में आओगे तो there is कोलकाता, कुनमिंग. तो ये वाली चीज़ें हमारी थोड़ी सरकार को पसंद आती हैं. Coming to question number 41. So 41 is a question about infrastructure investment trusts. So this question came in why? Because of the budget. So budget like recently काफ़ी इस पर डिस्कशन था. I think I even put out a video which a short video which said कि budget is not very important for prelims but very important for mains. तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे. I think UPSC has seen like all the videos that there are on YouTube and they're like अच्छा एलिमिनेशन कर रहे हैं तो like एलिमिनेशन का बताते हैं. अच्छा बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा बजट का बताते हैं. तो अगेन बजट में था कहीं ना कहीं होना चाहिए मीडियम डिफ़िकल्टी. आंसर ओवर हेयर इज़ डी क्योंकि इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तो ये एग्जेम्पशन इस साल के बजट में रिमूव की गई है. तो इससे आप स्टेटमेंट 1 को अगर गलत बताते हो तो यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन प्रिटी वेल, राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42. नाउ क्वेश्चन 42 को ईजी इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्फ्लेशन एंड रेट हाइक्स दीज आर समथिंग दैट हैव बीन लाइक इन द न्यूज़ कॉन्स्टेंटली फॉर द लास्ट 1 ईयर. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखें पोस्ट पैंडेमिक मेनी सेंट्रल बैंक्स हैव कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट्स हाइक. येस दे हैव. And central banks assume that they have the ability to counteract rising consumer prices via monetary policy means. And yes, that is what they do. कि भैया जब भी उन्हें लगता है इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो they raise interest rates. This reduces the money supply and effectively reduces inflation in time. Not immediately, but in time. तो easy इसको बोला गया है for the very simple reason. It was constantly in news. It was also mentioned in the economic survey. बहुत सारी जगह पे बहुत इसके बारे में बात थी. ये क्वेश्चन होना चाहिए था. Right. So this is your next controversial question. Right. Controversial question अब ये क्यों है? For the very simple reason that
statement 1 is correct. Statement 1 is fine. That is not an issue. But statement 2 is problematic, right? If you look at it from just कि कार्बन मार्केट बोला है, इन्होंने कुछ नहीं बोला द टोटलिटी ऑफ कार्बन मार्केट, किस टाइप का कार्बन, क्यों, क्या, कैसे. सो कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. But if there are two companies which essentially are trading their own carbon credit, one in a developed country and one in a developing country, तो इसमें स्टेट का कहाँ कैसे रोल आया. बट स्टिल अगर वी गो बाय दिस आर्टिकल इन द इकोनॉमिस्ट, तो यू कैन चेक इट आउट, यू कैन रीड दिस आर्टिकल. तो देयर इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड that statement 2 has been verbatim quoted from this economist article, and it depends now on कि भाई कार्बन मार्केट को आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो. क्योंकि अगर आप बोलो कि कार्बन मार्केट में कार्बन टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो देन यस, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. बट इफ कार्बन टैक्स वगैरह चीज़ें नहीं हैं उसमें, कार्बन मार्केट इज जस्ट द ट्रेडिंग बिटवीन वेरियस एंटिटीज, तो देन statement 2 doesn't make sense. So that's why this is a controversial question. If you feel carbon market also includes all the taxes and all of those things, so then the answer should be B. Statement 2 is correct, but statement 2 is not the correct reason for 1 being correct or 1 happening. In the other case, statement 2 is incorrect and the answer becomes C. Controversial, take your pick. Coming to question number 44, RBI. तो sterilization easy question था, काफ़ी न्यूज़ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इकोनॉमी के ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत आपके होने चाहिए थे ये. क्योंकि अगर हम अगला क्वेश्चन भी देखें कि बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, स्टॉक मार्केट, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स, तो ये वाली कैपिटल मार्केट किसको बोलते हैं, एंड बेसिक डेफिनेशंस ये हैं. बेसिक डेफिनेशंस अगर आपने इकोनॉमी की करी थी, यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. Right. So here these two are money market and bonds and stocks are capital markets. तो money market and capital market का general एक distinction रहता है. Capital market has a term of more than 1 year and money markets have a term of less than 1 year. तो उस तरीके से भी अगर आप इसको करते हो तो treasury bills and government bonds, तो सीधा सीधा वही होता है कि ट्रेजरी बिल इज़ बाय डेफिनेशन लेस देन 1 ईयर एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली मोर देन 1 ईयर. सो शुड हैव बीन डन, बिल्कुल होना चाहिए था, करना चाहिए था. और एनसीईआरटी में भी ये सीधी सीधी चीज़ें आपको दी हुई हैं. नंबर 46, तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड. इफ़ यू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट, आपने अगर नहीं भी पढ़ा तो अगर आप इसको जस्ट बाय रीडिंग दी ऑप्शंस करने की कोशिश करते हो, पॉसिबली यू माइट एंड अप एट बी. बट ये एक आई थिंक ओडिशा में कोई स्कीम चल रही थी, एंड दिस स्कीम, राइट, इनोवेटिव मॉडल दैट इज कमिंग अप इन ओडिशा, तो वहाँ से शायद एक क्वेश्चन आया. बट देन अगेन, आप ऑप्शन पढ़ के भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते थे. रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम द गिविंग लार्ज कल्टिवेबल, तो ये तो डजंट सीम वेरी लाइकली, राइट. मैनी marginal farmers in India organize themselves in group and synchronize and harmonize selected agricultural operations. Possible, very possible, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी you know about agriculture in India, तो you know that there are multiple farm operations which gain from scale. तो this might be the case कि भैया एक ही ट्रैक्टर है, एक ही हार्वेस्टर है, सबका एक साथ जुताई एंड कटाई हो जाएगी. तो पॉसिबल. थर्ड में आता है, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड. तो सीम्स अनलाइकली. मैं नहीं बोल रहा नहीं है, बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं हो सकता है, बट सीम्स अनलाइकली. Company extends loan, technical knowledge, material inputs to solve in an area. They produce agricultural required by the company for its manufacturing process and commercial production. तो again, large field, इधर मतलब field का क्या mention है? I don't know. There is no connection to field in this part. So B seems the most appropriate one over here. Medium यहाँ पे इसलिए रखा है because you have to think it through and eliminate. It is highly unlikely that you might have heard of the model that is being tried out in Odisha. But if you had, easy question. Now,
ये क्वेश्चन हमने इजी के अंदर रखा है फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि एमएसपी हर साल कुछ ना कुछ न्यूज़ कहीं ना कहीं रहती ही है, एंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑब्वियसली इट हैज़ गेन्ड अ लॉट मोर इंपॉर्टेंस आफ्टर द फार्मर प्रोटेस्ट. तो एमएसपी आपको पढ़ा होना चाहिए था, और एमएसपी में अगर आपने देखा है तो यू वुड हैव सीन कि भैया मतलब ये देयर इज नॉट जस्ट लाइक राइस एंड व्हीट, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर क्रॉप्स दैट आर इंक्लूडेड इन एमएसपी. तो उस लिस्ट में वन ऑफ द क्रॉप्स इज रामतिल, जिसको बोलते हैं नाइजर सीड्स. आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट, एंड राइट, सो आई विल नॉट इवन ट्राई. तो स्टेटमेंट 1 and 2 and 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी. इसको हमने ईजी इसलिए बोला है सिर्फ क्योंकि ये एमएसपी के अंडर आता है. एमएसपी के अंडर जितने भी क्रॉप्स आते हैं आइडियली आपको सब के बारे में थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि एटलीस्ट सीजनैलिटी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा स्टेट है पता होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमएसपी इज़ इन न्यूज़ एवरी ईयर विदाउट फेल. राइट, कमिंग टू नंबर 48. सो दिस वॉज स्लाइटली हार्ड क्वेश्चन, नॉट वेरी ईजी. जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो थी उसमें मैंने भी ये गलत किया था फर्स्ट इंप्रेशन में, wherein I had included a mailing list of clients as an intangible investment. Sorry, I had done the other thing round, because mailing list is an intangible. Tangible और intangible अगर आपको पता है तो tangible are physical assets, कि भाई मेरे पास ये माइक है, this is tangible. मेरे पास एक माइक की NFT है, that would be intangible, right? तो brand recognition, intellectual property and mailing list, all three of them are intangible, are not physical. Inventory on the other hand is absolutely physical. So inventory को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं. Your option would be C. So you can also read about it Investopedia पे इस आर्टिकल में. Now this again 15th फाइनेंस कमीशन का आउटकम आउटपुट कहीं ना कहीं आपने किसी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में ज़रूर ये पढ़ा होगा, विच इज़ वाई दिस हैज़ बीन केप्ट एज ईजी. क्योंकि जब भी फाइनेंस कमीशन या तो कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो उसका आउटकम आता है, सो दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टिल द न्यू फाइनेंस कमीशन कम्स अप, एंड फॉर दिस रीज़न ये आपको पता होना चाहिए. तो इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड स्टेबल गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, द अदर थ्री आर इंक्लूडेड, एंड हेंस योर ऑप्शन बिकम्स बी. तो इसको ईजी सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये टेबल बार बार कहीं ना कहीं हमें दिखता रहता है. राइट, coming to question number 50. This is a hard question. Why? For the very simple reason, UNOPS, मतलब this is a minor body, and अब उसके अंदर जाके उनकी किसी रिपोर्ट के बारे में आप पूछ रहे हो तो obviously it's going to be hard. And अगर आप बस नाम पे भी जाओ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से आप ये सब चीज़ों को करेक्ट कर दोगे, बट सब चीज़ें करेक्ट नहीं है क्योंकि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं आता है. एंड अगर आपने लॉजिक लगाने की कोशिश करी होती तो यू वुड हैव फेल्ड इन दिस क्वेश्चन. यूपीएससी वेंट आउट ऑफ इट्स वे टू ट्राई एंड डिसुएड कि नहीं, तुमको याद होना चाहिए, कर लो भैया. तो for that reason correct answer is C, because mass rapid transport is not included. You can check out S3I initiative का जो report है which they have published, and only the other three are mentioned over there. Now continuing with question number 51. So question number 51 में होम गार्ड्स पे क्वेश्चन आया था, एंड होम गार्ड्स अगर आपको पता है इसके बारे में तो पुलिसिंग से रिलेटेड होता है. नाउ द आइडिया हेयर इज़ कि पहला स्टेटमेंट इस कारण से मैं रूल आउट कर सकता हूँ वाई पुलिसिंग इज़ जनरली अ स्टेट सब्जेक्ट, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रीटी मच इन लाइन विद व्हाट आई नो ऑफ होम गार्ड्स ऑलरेडी. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज़ समथिंग दैट यू माइट बी डाउटफुल अबाउट, बट बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन जनरली, मतलब अगर कोई बॉर्डर स्टेट है तो वो पुलिस को भी अपना सम अमाउंट ऑफ इंसर्जेंसी वगैरह वाले रोल्स में यूज़ करते ही हैं. तो सीम्स प्लॉजिबल, बट अगेन अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि भाई पुलिसिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, विच इज़ वाई इट इज़ मीडियम. तो बिकॉज आपको जो लिस्ट हैं, शेड्यूल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, कुछ बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कहाँ किस में कौन सा सब्जेक्ट होता है. इफ़ सो यू शुड हैव सम सक्सेस इन दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज़ बी. First statement is wrong over here.
एंड ये लिंक्स आप चेक कर सकते हैं. नाउ दिस वॉज अ हार्ड क्वेश्चन, दिस वॉज अ वेरी वियर्ड एंड वेरी हार्ड क्वेश्चन. कि सबसे पहली चीज़ तो अनऑथोराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर कवर होता है. knowingly misleading or interfering with police or military officer when engaged in their duties. So, like, this is the only one that is wrong, right? Instead of Indian Evidence Act, this is covered under the Indian Penal Code, IPC. That's it. And, matlab, that is about it. uh, IPC के अलावा this is also covered in the Official Secrets Act. And अब ये इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि इट्स वेरी अनलाइकली दैट बिफोर दिस एग्ज़ाम यू न्यू इट. सेलिब्रेटरी गन फायर मतलब ठीक है, आप बोल सकते हो, क्योंकि मतलब ये काफ़ी यूपी वाले एरिया में आप देखते हो, जाते हो, रहते हो, तो आपको पता है कि भाई हाँ ये काफ़ी होता है. तो देन माइट बी द केस, पॉसिबली इससे हो सकता है. अमेंडमेंट कौन से हुआ आई मे नॉट बी श्योर, बट आर्म्स एक्ट में होगा. तो दिस इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन फॉर दिस वेरी रीज़न कि इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल कि भैया ये चीज़ कहाँ है, क्यों है, कैसे है. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी. स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 आप यहाँ देख सकते हैं. एंड बाकी यू कैन ऑल्सो चेक आउट द MHA के गाइडलाइंस रिगार्डिंग सेलिब्रेटरी गन फायर. नाउ दिस आई विल से इज़ अ मीडियम टू ईजी क्वेश्चन. वाई? बिकॉज खेरसॉन, अब आपने अगर बिल्कुल ही किसी बिल के अंदर जाके रह रहे हो तो आपने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सुना होगा. बट अगर आपने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ रीजन्स लाइक डोनबास, खेरसॉन एंड क्रिमिया. तो ऑल ऑफ दीज हैव बिन इन न्यूज़ फॉर द लास्ट 2 years रिपीटेडली. तो मेरे को पता है सीधा सीधा ये तो गलत है. एंड नगोर्नो काराबाख, तो नाउ बिकॉज रशिया हैड बिन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो regions around Russia which have other conflicts were also in news. तो that's where I know कि नगोर्नो कारबाख जो है that is the war between Armenia and Azerbaijan. तो अगर 2 का ऑप्शन 1 के साथ कनेक्टेड है तो then obviously 1 is also wrong, and that's where we have our answer D over here. This is all from current affairs. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे थे, आपने मैप्स देखे थे उस न्यूज़ के, तो सी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने न्यूज़ फॉलो करी. तो इफ़ डायरेक्टली वहाँ से पूछा आता तो ईजी होता, बट न्यूज़ के बाद आपने मैप देखा है तो देन यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच इज़ व्हाई इट इज़ मीडियम डिफिकल्टी. क्वेश्चन 54 पे आते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, Israel has established diplomatic relations with some Arab states. That is correct. The second statement says Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and the Arab League. Right? तो ये अरब पीस इनिशिएटिव जो है ये 2002 का एक इनिशिएटिव है जो कि सऊदी अरेबिया ने उठाया था. अरब लीग डिड साइन इट बट इज़राइल नेवर साइंड इट. एंड आई डोंट नो व्हाई आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू नो कि भैया इसराइल ने 2002 में कौन सी ट्रीटी नहीं साइन करी. मतलब इसराइल हैज़ बिन नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, बट अब एक लाइक नॉन स्टार्टर ऐसा इनिशिएटिव को आप पूछोगे तो लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट, विच इज़ व्हाई वी हैव केप्ट दिस एज अ हार्ड क्वेश्चन. आंसर इज सी. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इसराइल डिड नॉट साइन द अरब पीस इनिशिएटिव. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन इट्स, ये बेसिक अवार्ड्स हैं. मतलब आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनका सुना ही होगा नाम. अर्जुना अवार्ड, द्रोणा अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद. यू माइट हैव हर्ड ऑफ दीज अवार्ड्स, बट डाउट आपको ये हो सकता है कि भाई स्पेसिफिक्स किसका क्या है, क्यों है. द्रोण अवार्ड ऑब्वियसली शुड बी फॉर कोचेस एंड दिस सीम्स करेक्ट. खेल रत्न अवार्ड्स फॉर स्पेक्टैकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 years. तो ये क्वेश्चन शायद इस सेंस में आप थोड़ा डाउटफुल रह सकते हो कि भाई 4 साल है कि नहीं है, क्या है. बट एटलीस्ट वी नो कि भाई खेल रत्न अगर अवार्ड का नाम है तो इट शुड बी स्पेक्टैकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. नाउ अर्जुना अवार्ड इज़ नॉट फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. खेल रत्न के बाद अर्जुन अवार्ड आता है एंड अर्जुन अवार्ड इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली फॉर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सनस अचीवमेंट इन सम रिस्पेक्ट. लाइफ टाइम अचीवमेंट का बट ये नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ये मीडियम है. अगर आपको इन स्पोर्ट्स के बारे में आपने कभी देखा है, सुना है, पढ़ा है तो यू माइट नो. बट देन इशू इसका आता है कि प्रोत्साहन पुरस्कार जो है, तो even if you go by the Hindi term, प्रोत्साहन means encouragement, right? तो to recognize contribution made by sports persons even after retirement, that doesn't seem right, and pair 4 is not correct. So 2 and 4 are not correct over here.
B is the correct answer. 1 and 3 are correct. 4 is for promotion, right? Statement 4 का solution हमने कहाँ दिया? Okay, यहीं पे आ गया. Oh my god. Right. प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का ये अवार्ड है, प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट? सो बी इज़ द ऑप्शन. लेट्स गो टू 56. 44th चेस ओलंपियाड. नाउ आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ चेस. आई प्ले वेरी फ्रीक्वेंटली. आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ एन एडिक्शन कि मतलब मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है मैं फ़ोन निकाल के एक शॉर्ट मैच खेल लेता हूँ. आई न्यू चेस ओलंपियाड इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड लाइक द मैस्कॉट, बेसिक चीज़ें मेरे को पता थी कि भाई फर्स्ट टाइम हो रहा है, कि भाई मैस्कॉट है. बट ये जो बाकी दोनों थे, ये मतलब इवन दो आई एम लाइक बिग फैन, इवन दो आई प्ले वेरी फ्रीक्वेंटली, दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस विच आई वुड हैव टेकन अ ईगो फाइट इन द एग्जाम विद कि भैया यार ये कैसे नहीं हो रहा. मैं इतना चेस खेला, मतलब इतने घंटे डुबाए, फिर भी नहीं हुआ. क्योंकि यहाँ पे जो वेरामेंचिक कप एंड द हैमिल्टन रसल कप है, ये इंटरचेंज्ड है. कि open section is the Hamilton Russell and women's section is the Vera Menchik Cup. So if you knew that, great. If not, you wouldn't have gotten it. Correct answer is B. Coming to 57. So like we just discussed a little while ago, Donbass का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होना चाहिए था. And similarly Kachin, क्योंकि Kachin was also in news a lot lately and it's not in Ethiopia. तो Kachin state is the northern part of Myanmar and अगर Kachin भी गलत हो जाता है तो Kachin यहाँ है, Donbass यहाँ है. Tigray is something that you might be confused with कि भाई मतलब है कि नहीं है, क्यों है. But that was also slightly in the news क्योंकि यहाँ पे भी conflict चल रहे हैं. All three of them are incorrect. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट से एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए था. यहाँ पे इज़ व्हाट इट इज़, बट बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस दिस बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन. स्टिल वी केप्ट इट एज मीडियम एंड नॉट एज हार्ड, क्योंकि मतलब ये चीज़ें फिर भी आपकी सुनी हुई हैं. कहीं ना कहीं मिस कर दिया हो, ध्यान इतना ना दिया हो तो फिर भी पॉसिबल है, बट सुना होगा. वेरा मेंचिक एंड हैमिल्टन रसल, आई डोंट नो, मतलब मैं इतना फॉलो करता हूँ, मैंने नहीं सुना, तो आई फाइंड इट वेरी हार्ड दैट एवरीबडी एल्स माइट हैव हर्ड ऑफ इट. कमिंग टू 58. तो दिस वाज अगेन अ हार्ड क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज चैड, गिनी, माली एंड सुडान so are in news for which reason that is common to all of them. तो पॉसिबिलिटी तो सारी लगती हैं इसमें कि भाई मतलब रेयर अर्थ भी हो सकता है, मिलिट्री बेसिस, बट मिलिट्री बेस कंट्री के साथ करके कुछ इस्टेब्लिश कर दिया गया हो. एंड साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द सहारा डेजर्ट. Okay, probably, but from Google and a lot of research, we found out that the correct answer over here is D. And this is an absolutely hard question because ये 4 countries, मतलब अफ्रीका का मैप आपने देखा है, तैयारी करी है आपने उस बेसिस पे, तो यू माइट नो कि भाई चैड, गिनी, माली एंड सुडान किस एरियाज में है. फाइन, बट लाइक उसके बाद इन सब में कू हुए हैं, नहीं हुए हैं, या भाई कौन कौन से एलिमेंट्स है. तो दैट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल नॉलेज जो आपसे मांगी जा रही है. आइडियली इफ यू आर गिविंग द एग्जाम, दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर द वंस दैट यू शुड skip and move to next. Now this one is a easy one. Why? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन डीकार्बोनाइजिंग में रोल आपका करता है प्ले, दैट इज ट्रू. एंड जहाँ पर भी आपका सिग्निफिकेंट कार्बन आउटपुट आ रहा है, इन ऑल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन कैन प्ले अ रोल, राइट? कि फर्टिलाइजर प्लांट्स में भी, ऑयल रिफाइनरीज में भी एंड स्टील प्लांट्स में भी, ऑल ऑफ देम में ग्रीन हाइड्रोजन कैन रिप्लेस एंड एड इन डीकार्बोनाइजेशन. इकोनॉमिक सर्वे में भी पाया गया था, बिकॉज आज की डेट में ग्रीन फ्यूल्स पे गवर्नमेंट इज पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन. इकोनॉमिक्स मतलब sarkari documents have become very very important. Those are the ones that you should be reading and going through in depth.
नाउ G20, दिस क्वेश्चन we've kept it easy because अगर G20 आपने नहीं सुना, और G20 इज समथिंग जो भाई मतलब साल भर से सवेरे सवेरे एवरी टाइम सिंस द 1st of January, because this is the year of India's presidency of G20, we have heard so much of G20, we've seen so many, every major city in India has had something or the other hosted some summit of G20, तो मतलब G20 पे पता होना चाहिए था, right? तो digital public infra is one of India's G20 priorities, and this is also correct. So correct answer is over here, आपका C. Now this modern history से ये सवाल है, and is absolutely hard, क्योंकि मतलब ये नाम वो हैं जो कहीं किसी NCERT में ना एक सेंटेंस में mentioned होंगे. There might be, James Burgess was also associated with this, that sort of a thing. And उस पर पूरा पूरा सवाल बन रहा है. तो again, it's a very hard question. But if you had history optional, you might have heard of these people. क्योंकि otherwise तो it's anybody's guess कि भाई क्या कर सकते हो. The correct answer over here is that they were all associated with archaeological excavations, and we will move forward with that. तो ये जो 62nd question है, now Sittanwasal and Bhaja cave I'd heard of before. मतलब Besnagar also I've heard of, but what is it well known exactly for? That is something you can be doubtful about. And यहाँ पे ये इसीलिए हार्ड क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि अब यहाँ पे भी कुछ लोगों का डिस्कशन एंड डिबेट चल रहा है दैट बेसनगर इज़ नॉट शैवाइट, इट इज़ वैष्णवाइट, एंड बट वी डोंट फील सो, क्योंकि मतलब इट्स सेइंग कि भाई जो अजंता केव्स हैं उसमें ये मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी एब्सोल्युटली सर्टन कि भाई एग्जैक्टली सिर्फ उसी का है, और इतने केव्स हैं, इतनी साइट्स हैं कि मतलब दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन. मतलब दिस इज़ कंप्लीट रोट मेमोराइजेशन. पता है तो पता है, नहीं पता है तो छोड़ो, आगे चलो. एंड विच इज़ वाई इट्स अ क्वेश्चन we've kept as hard. Now this was also modern history, मतलब modern history का दूसरा तीसरा सवाल, but a hard question. Now 7th August is declared as National Handloom Day. I'm not sure. Maybe you knew. It was in 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. तो second statement, I know 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था. 7 अगस्त हुआ नहीं हुआ है, मतलब सीन before this year, I don't think UPSC has been so fixated on particular facts. इस साल में अब ये वही 7 अगस्त, because like in most of the previous years you will find कि there are very very few exact dates asked, and यहाँ पे exact date के बाद भी जाके आगे there is a further discussion. So for that reason we've kept this as hard. Now the correct answer over here is A कि 2015 में National Handloom Day was declared on 7th of August, and that was indeed the day on which the Swadeshi movement was launched. To commemorate, it was declared as National Handloom Day. अगर लॉजिक भी कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हो इसमें कि भाई खादी, नेशनल हैंडलूम, स्वदेशी, मे बी समथिंग, बट लाइक पेपर के बीच में बैठ के इस लेवल का रिस्क लेना कि भैया अच्छा मतलब खादी कनेक्ट करके कुछ तो कम मार देते, वेरी अनलाइकली. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन. नाउ अगेन अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. मतलब हर घर तिरंगा मोदी जी ने किया था, तो मतलब I don't know. Then UPSC expects कि you should have seen what are the official standard sizes of the Indian national flag. Now I knew for a fact कि at least 3:2 ratio में होता है, ये मेरे को पता था. Makes sense, fine. But specifications दी हुई हैं कि भैया flag size number exactly दिया हुआ है, and you will find 600 by 400 यहाँ नहीं है, उससे एक साइज ऊपर है, एक साइज नीचे है. तो ठीक है, इफ़ यू नो हर घर तिरंगा जब आपने झंडा लगाया था तो क्या आपने उसे मेजर किया था? सो द आंसर ओवर हियर इज डी. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट गिव्स अ साइज विच इज नॉट ऑफिशियल, बट इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू नो. Coming to number 65. Now this was the only easy question from modern history, and there was question number 10 also. So like two
2 very easy questions from modern history and the rest of it was just like 2 और question थे वो दोनों hard थे. My God, modern history has sort of become irrelevant in this year's prelims. The Constitution Day is celebrated on 26th November every year. That is correct. 26 November 1949 Constituent Assembly set up a drafting committee. नहीं जी, मतलब 26 November 1949 को is when the Constitution was signed. The part of it already came into force. Drafting committee was like set up way before. So statement 2 is wrong and you should be able to do this. Fine. Coming to 66. Now, this is a medium question, not a hard question. Why? Because Switzerland के बारे में थोड़ा बहुत मतलब हमने सबने सुना होता है कि भैया बहुत काला धन वहाँ पे स्टोर्ड है. Now, Switzerland is one of the leading exporters. हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है. मतलब वन ऑफ द लीडिंग का क्या मतलब है? टॉप 20 में, टॉप 50 में. व्हाट डज वन ऑफ द लीडिंग मीन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? मतलब स्टिल वैल्यू ले लो, टनेज ले लो, वट एवर ले लो, वन ऑफ द लीडिंग का क्या मतलब है? तो इतना वेग जब स्टेटमेंट है तो भाई हाँ है, मतलब सोचना ही नहीं है इस पर. तो द सेकेंड स्टेटमेंट इज द मोस्ट स्पेसिफिक विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. नाउ इवन इफ आई हैव टू गेस एंड आई डिड नॉट नो बिफोर आई सॉ द एक्चुअल चार्ट वार्ड, मतलब फाइनल वेरीफाई करने के लिए. But my obvious guesses was कि the largest holder of gold reserve should be USA. Very simple. Bretton Woods institutions के तहत जो उनका agreement था कि भाई $1:1 gold का convertibility होगा, उस टाइम पर उन्होंने बहुत hold किया था. Even though they're not with the gold standard anymore, but they do have a lot of gold. Second largest, Switzerland. I don't know. I would not have guessed. I was still wrong in my guesses, but I was sure कि Switzerland second नहीं होगा. मतलब टॉप 10 में हो सकता है, फाइन, बट सेकेंड नहीं होगा. एंड इवेंचुअली व्हेन यू लुक एट द टॉप 3, 4, 5, तो US, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इज द 7th लार्जेस्ट रिजर्व विद 1040 टन्स. तो फाइन, मतलब किया जा सकता था, ये डूएबल क्वेश्चन है. टेक्स सम गट्स, सम जंपिंग, बट डूएबल है. इट्स नॉट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जो फ्लैग साइज है कि भाई मतलब नहीं पता फ्लैग साइज, तो मतलब इसमें तो गेस भी नहीं कर सकते. राइट. कमिंग टू 67. तो ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, तो एक आपने कभी ना कभी करंट अफेयर्स में EU इंडिया के बारे में ये सुना होगा कि EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हैज़ बीन साइंड, दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग. यू माइट हैव हर्ड दैट अ लॉट एंड इन दोज यू माइट हैव रेड कि the first agreement that was signed by EU was with US. तो इन्होंने जाके instead of India EU they've asked you EU US. and अगर आपने वो India EU वाला भी पढ़ा है, same name same agreement, तो you will know something about it which will make it easy for you to eliminate the second statement. but just आपको ये connection बैठाना है कि भैया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो अग्रीमेंट इंडिया एंड EU के साथ था, US एंड EU का सिमिलर हो सकता है, कैसे है, क्यों है. अगर वो जंप आप कर पाते हो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट. कमिंग टू 68. इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी का बेसिक आपने किया है, अगर इंडिया का ट्रेड शेयर आपने देखा है अगर, तो आपको पता होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट एवरी ईयर इकोनॉमिक सर्वे में एटलीस्ट ये डेटा आपको देखना चाहिए कि भाई इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम्स क्या हैं, इंडिया के लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम्स क्या है, टोटल शेयर ऑफ ट्रेड कितना है इंडिया का इन ग्लोबल इकोनॉमी, एंड गुड्स में कितना है, सर्विसेज में कितना है. ऑल ऑफ दीज बेसिक डेटा पॉइंट्स you should know for economy. So that's why this question has been counted as easy. Right. Coming to 69 now. Stability and Growth Pact of the EU is a treaty. तो अभी Stability and Growth Pact ठीक है, कभी न्यूज़ में रहा होगा कैसे है, बट दिस इज़ हार्ड बिकॉज मतलब आई गेट कि EU has also been in news with the Russia-Ukraine conflict, but this is going second and third degree कि भी Stability and Growth Pact में भी आप घुस गए और उसके बारे में आप पूछ रहे हो. फाइन, पूछ लिया, क्या करें. So over here, only statement 1 is correct and 2 and 3 are not. But if you are able to look past
just that stability and growth pact of the EU, and just read the second and third statements. So second and third are very सेकेंड स्टेटमेंट आई वुड स्टिल से कि भाई मतलब मे बी शायद हो सकता है कि भैया रेल नेटवर्क साथ में बना रहे हैं बिकॉज EU टॉक्स अ लॉट अबाउट कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टिविटी, बट थर्ड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली नॉट. Right, ensures, enables the countries to share their technologies. No, obviously France is one of the, Airbus is a French company, and Airbus and Boeing are the two leading manufacturers of aircrafts across the world. If they were sharing technology, there might be some other smaller players in Europe also, but obviously that is not the case. So 3 to definitely should be out, but even then you've gotten nowhere. So that's why this paper was so fun. The correct answer is A. Now, coming to question 70, recently all countries global compact for safe and orderly and regular migration. Now, if you know anything about the UN, you will know that it is very unlikely that all countries agree मतलब for anything, because अगर ऐसा होता है कि everybody has agreed to something, then that becomes news. क्योंकि UN में तो मतलब somebody or the other is always disagreeing, something or the other protesting XYZ. So all agreeing would have been a newsworthy event. It was not, so doesn't seem likely. And objectives and commitments stated binding on UN member countries. Now, binding generally आपके जो UN के resolutions होते हैं या compacts होते हैं, they are non-binding. It's very rare that UN का जो आपका treaty है that those are binding, very few, and generally they're well known. थर्ड में आता है addresses internal migration and internally displaced people. So this seems very unlikely. Why? Because no country would allow कि भाई UN set करेगा how we're treating internally displaced migrants, because it is it dampens the sovereignty of the country. So doesn't seem likely. All 3 statements seem to be eliminatable, but that's the problem with this paper कि by question 70 आते आते अगर आप एलिमिनेट कर भी पाए ये 3 स्टेटमेंट तो you're not no longer sure. And like क्या करा जाए इसका कि भाई GCM is not something that is very frequently in news. So like how do you go about this question? How am I supposed to read? What am I supposed to read? Still internally displaced मतलब अगर एलिमिनेट कर पाते, अगर इस मोमेंट तक ठंडा दिमाग रख पाते तो दिस माइट हैव बीन एन ईजी क्वेश्चन, बट बिकॉज इट इज़ नंबर 70 इन दिस पर्टिकुलर सेट, माइट बी अर्लियर इन सम अदर सेट, बट क्योंकि इतने टाइम बाद ये देखा है तब तक आपका काफ़ी हद तक अगर जोन में थे कुड हैव बिन डन. तो यूक्रेन से 3 क्वेश्चंस आए हैं इस साल. Right, so this is the third question that you've gotten from Ukraine this year, and ये बहुत ही simple उन्होंने बोल दिया कि above mentioned share land border with Ukraine. So all that you have to do is you have to check a map and you should be able to answer this question, right? कि Belarus है, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, right? So Bulgaria is not here, Czech Republic is not here. तो जो इनमें से हैं आपकी वो आप यहाँ से हंगरी एंड रोमानिया यू कैन चेक, एंड दैट विल बी इट. नाउ कमिंग टू 72. नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन पॉसिबल फॉर यू टू डू कि एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है सबसे पहली चीज़. तो मतलब बहुत देर बाद ऐसा वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सवाल आया है हमें, एंड the total amount of isolation received at the equator is roughly 10 times that received at the poles. तो मतलब again थोड़ा सा डाइसी है, बट 10 टाइम्स तो नहीं होना चाहिए था. कि आई नो कि इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, पोल्स पे स्लांटेड सनलाइट आती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट 10 टाइम्स तो वुड बी टू मच. But then again, मतलब somebody raised a counter question when I said that 10 times would have been too much. तो they were like भाई मैं अंटार्कटिका से गिन रहा हूँ, जब अंटार्कटिका का सन मतलब 6 months of night है,
when there is no sunlight, and I'm comparing that with the equator, might be 10x. I was like, fair enough. So that's why this was a tough paper. Infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. तो नहीं, अगर आपको insolation के बारे में कुछ भी बेसिक पता है, so this is generally UV rays, right? And infrared are part of visible spectrum. नहीं, बिल्कुल ही नहीं. Infrared are not visible. विजिबल होता तो वो रेड में आ जाता. इंफ्रारेड नहीं है. IR waves are largely absorbed, that is by water vapor concentrated in lower atmosphere. तो ये आई थिंक NCERT में भी आप बेसिक देखोगे तो जो हीटिंग मीटिंग, आई थिंक क्लास 11th की NCERT है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसमें देयर इज अ चैप्टर ऑन इंसुलेशन विच कवर्स सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. माइट नॉट गिव यू एग्जैक्ट नंबर्स, बट आई थिंक इट डज ऑल्सो गिव यू एग्जैक्ट नंबर्स. तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं सारा. ये मीडियम, क्योंकि रैंडम सवाल बन रहे थे बाय दिस पॉइंट. नाउ दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली फन. कि the soil in tropical rainforest is rich in nutrients. So if you know anything about tropical rainforest, you know that they have heavy rainfall, and because of heavy rainfall, the soil is leached. Leached होने के कारण से it does not have any nutrients. So first statement गलत, answer D, and we move on with our life. Now this was a problem question for me particularly because मैं बहुत बार इसमें मतलब the first statement, second statement is fine, right? Specific heat of water is more than that of land surface. I know that this statement is correct. Now let's come to the first. Temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than in winter. अब same question as the previous one कि do I pick and choose कहाँ पे continent में, कहाँ पे ocean में, or am I just considering it generally कि भाई गर्मी ज़्यादा गर्म होती है, ठंडी जितनी ठंडी होती है उससे. तो like this is the problem with this year's paper कि even when it's a straightforward question, it like leaves so much to your understanding. कि मैं टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट देख रहा हूँ एंड ओशन देख रहा हूँ, तो मैं ओशन पे कोई एरिया पिक एंड चूज कर रहा हूँ, या मैं एवरेज ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर ले रहा हूँ. व्हाट डज एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर मीन इन एन ओशन विच हैज़ लाइक मोस्ट ऑफ इट कोल्ड वाटर इन द डेप्थ एंड सम एरियाज विच आर वेरी हॉट, सम एरियाज विच आर कूल. तो मतलब व्हाट डज दैट मीन कॉन्ट्रास्ट? कि मैं हीट में बिल्कुल मैं ले रहा हूँ सहारा डेजर्ट का, एकदम लिबिया में द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ 74 डिग्रीज, एंड ओशन का सबसे ठंडा प्लेस ले रहा हूँ मैं आर्कटिक एंटार्क्टिक में ड्यूरिंग समर. सी कॉन्ट्रास्ट मिल गया मुझे. बट नाउ व्हाट डू आई डू इन द विंटर? व्हाट डू आई चेंज? मतलब अब विंटर में मैं दूसरा किसी से मेजर करूँ या विंटर में मैं सेम चीज़ से मेजर करूँ? मतलब पीपल विल से कि हाँ नहीं सेम प्लेस से सेम दोबारा मेजर करो कि भाई 74 एंड -20 डिग्री अगर अंटार्कटिका में है उस टाइम पे, एंड देन विंटर में सहारा में इट इज़ लाइक 40-50 डिग्रीज एंड अंटार्कटिका इज -65 डिग्रीज. तो कॉन्ट्रास्ट तो वहाँ पे भी बहुत है. तो कायदे से ये स्टेटमेंट में कुछ भी आप कर सकते हो, बट that's also what is happening. You don't have to overthink this much. You have to take it at face value. And this is my biggest problem with this year's paper. It seems like they're giving you a very simple statement, and sometimes they will go into 5th degree of depth and something 2002 में कुछ साइन हुआ वहाँ से उसका कुछ दिक्कत आ रही है, and that is what they're asking a question about. And then they'll give you these simple kinds of statements which seem very simple but like not very clear, which is why this is a hard question. But if you stop overthinking, the first statement is correct. So I also had to stop overthinking. If I was doing this question in the exam, I would have gotten it wrong. This is easy, absolutely. दिल का चैन, मन की शांति. Finally इस सवाल को देख के बड़ा अच्छा लगा था जब मैं I was checking this question. P waves are recorded earlier than S waves. Yes, that's why they're called primary waves and secondary waves. इन पी वेव्स इंडिविजुअल, मतलब दिस इज़ वेरी बेसिक, सीधा आपको NCERT में दिया हुआ है. पी वेव्स एस वेव्स का आप डायग्राम भी देखोगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? सो पी वेव्स रीच फर्स्ट, देन एस वेव्स एंड देन सरफेस वेव्स. तो देर आर ऑल्सो सम न्यू काइंड्स ऑफ वेव्स, रेली वेव्स एंड लव वेव्स, विच यू कैन चेक आउट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. बट एनी हाउ, कमिंग टू नंबर 76. With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following. Now, this is ये कायदे से हमें कुछ ना कुछ स्कोप देता है करने का.
कि none of them uses sea water. Now, sea water is generally known to be a very corrosive substance कि भाई आप जब भी यूज़ करते हो तो there's a lot of salt deposit, takes a lot of maintenance. It would be, you know, something कि हाँ, sea water मतलब probably might not be used in coal power plants, but none of them experimental basis पे भी नहीं. It seems unlikely. Then none of them is set up in water stressed district. So now see, coal power plants have like a lifetime of 50, 60, 70 years, right? 100 years. If one was set up in a district which later on became a water stressed district, so it can still be there because energy to chahiye, electricity to chahiye. I'm not sure. I don't know. But if a significant percentage of India's districts are water stressed, it would be very unlikely that none of them have a coal power plant, right? Then third is none of them is privately owned. तो अब अगर पोर्ट हमारे पास प्राइवेटली ओन्ड हैं तो कोल पावर प्लांट भी क्यों नहीं, राइट? सो अगर उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव लाइक ऑल द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इन दिस केस एंड वी फाइंड दैट all three, how many of the above statements are correct? So some of them use seawater, some of them are set up in water stressed district, and some of them are privately owned. So none of these statements are correct. Answer is D. And Water Research Institute found that 40% of India's power plants are located in districts facing high water stress. So not just like 1, 2, 40%. Right. Coming to number 77. So वोल्बाकिया मेथड, डेंगू, आई थिंक कोविड में 2 साल डेंगू थोड़ा कम हुआ था, या डेंगू को इतना न्यूज़ में इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं था. बट उससे पहले मतलब 2018, 19, 20 में इफ़ यू check out the news items then Wolbachia method was quite a bit in news. So personally, when I was checking the paper, I found this question कि हाँ मतलब this is an easy question. Why? Because I've read this before. But then I was told कि भाई पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा इसका न्यूज़ में मेंशन नहीं है. So if you know, you know. So the correct answer over here is A. Controlling of viral diseases spread by mosquitoes. Now coming to number 78. नाउ 78 में कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो. तो इसमें ये बेसिक है, कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा एंड काफ़ी उसमें ऑप्शंस भी बताए होंगे कि भाई ऐसे कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं. दीज आर थिंग्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड, राइट? तो कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड का मतलब यहाँ पे ये है दैट वी आर नॉट implementing this full scale. These might be still be experiments, or these might just be conversations, debates that are going on. So in such a case, right, finely ground basalt on farmlands, it does help, right? And alkalinity of oceans by adding lime. So alkaline agar hoga sea, so it increases the ability of the sea to absorb more carbon dioxide because it makes it more acidic. तो अभी सी वाटर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एसिडिक, तो इफ वी मेक इट मोर alkaline, should help, yes. And capturing carbon dioxide and pumping it in subterranean mines. So this is the like very commonly discussed form of carbon sequestration. So all three of them should be correct over here, which is also the right answer. Right. Coming to number 79. तो 79 अगर मैं एरियल के साथ भी जाऊं या मेटा जीनोमिक्स के साथ भी जाऊं, मतलब ये जस्ट कीवर्ड मैचिंग है, दैट्स इट. तो एयरबॉर्न, एवियन, एयरबॉर्न, सेंडिंग ड्रोन्स टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेस एंड वाटर बॉडीज. तो दिस डजंट सीम टू बी द केस. सैंपल्स फ्रॉम airborne devices to collect blood sample from moving animals. But like genomics का क्या है? Understanding the genetic makeup. So A and B के बीच में यहाँ पे choice है, and the correct answer is over here A. अबे कहाँ से आया, कैसे आया, मतलब इकोनॉमिस्ट पढ़ना हमें चालू करना है. This is not something that I think should be answered right now, but
करेक्ट आंसर इज ओवर हियर ए. एंड वर्ड मैचिंग से भी अगर आप जाते हो तो सी एंड डी को यू शुड बी एबल टू eliminate some of it. So continuing with question number 80, microsatellite DNA. तो अगर आपको टेक्निकल ये टर्म पता है कि माइक्रोसैटेलाइट एज रिलेटेड टू जीनोमिक्स रेफर्स टू अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो then you should be able to do it. But in case you don't, so then there's nothing much to be done in this particular question. The correct answer over here is study of evolutionary relationships in various species of fauna. Now, Janani Suraksha Yojana, this has been a scheme that has been like in news forever because it's one of government of India's most important schemes. तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ये नहीं करते, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो बट लाइक इवन दो नाउ डेज वी आर यूज्ड टू सीइंग प्रधानमंत्री XYZ योजना, इसमें अब नहीं है. और मे बी इट इज़ प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, बट जस्ट जनरली इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. Now, objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. This is correct. Second is correct. First is wrong. It aims to promote institutional delivery. Third is also correct. It objective include providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. So, fourth statement can be a little doubtful based on कि भाई मतलब 1 साल है, 6 महीना है, 3 महीना है, 2 not sure. बट सेकेंड एंड थर्ड वे प्रीटी मच श्योर सही है. फर्स्ट वे प्रीटी मच श्योर गलत है, तो उसके बाद भी हम कुछ एक चांस ले सकते हैं. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी. 2 स्टेटमेंट्स ओनली, 2 and 3 आर दी ओनली वंस दैट आर करेक्ट. कमिंग टू 82, अनीमिया भुक्त भारत. तो अनीमिया, इफ़ यू नो एनीथिंग, इज आयरन डेफिशिएंसी. तो इट डजंट मेक सेंस टू प्रोवाइड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है. एंड second statement was something that I also learned from this question, that there is something like a campaign for delayed cord clamping. कि at the time of childbirth, cord clamping जो आपका ये नाभि पे बांध देते हैं, तो that is not done immediately, but 2 minutes 3 minutes के delay के बाद, so that whatever placental material जो था उसके अंदर वो बेबी को और चला जाए, उसके बाद उसको करते हैं. It does provide periodic deworming of children and adolescents, and it does address non-nutritional causes of anemia in endemic pockets. So statements 2, 3, 4 are correct, and statement 1 is not, क्योंकि iron and folic tablets हम देते हैं इसमें. Coming to question number 83, तो this should have been a relatively easy question because carbon fiber बहुत जगह बहुत बार बात होती है. carbon fiber automobiles and aircraft में तो है ही है definitely. People got confused in carbon fiber cannot be recycled. तो the problem is cannot is such a umbrella term. अब cannot be recycled and used in aircrafts, probably not. But cannot be recycled at all for any other purpose whatsoever, doesn't seem likely. So in such a case, first statement only, and A is your answer in this case. Correct. Easy हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि कार्बन फाइबर्स हैव बिन अलॉट इन न्यूज़. आपने भी बहुत जगह देख लिए होंगे, कहीं ना कहीं मतलब यू हैव इंटरेक्टेड विद कार्बन फाइबर इन योर लाइफ. नंबर 84. सो दिस इज वन ऑफ दोज एवरीडे लाइफ क्वेश्चंस दैट UPSC likes to ask and makes it seem like, oh, we're asking only these very simple questions. So detection of car crash collision which results in the deployment of airbags almost instantaneously. So that is correct. कि जैसे ही कार क्रैश होती है तो एयरबैग्स एकदम से ऐसे हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि देर इज़ अ सेंसर विच इज़ द एक्सेलरोमीटर विच एसेंशली टेल्स कि भी देर इज़ अ ड्रास्टिक सडन चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल विच causes the release of the airbags. And accidental free fall of laptop, so similar concept works there also. And some people were confused about the idea कि phone में it's not accelerometer but gyrometer which is being used for this, but effectively accelerometer can also do that. अगर जो कुछ phones में होता है, सब में accelerometer नहीं होता है, most have gyro. तो ये I think this was the confusion that some people had कि accelerometer is required for the detection of tilt of the smartphone which results in the rotation, and gyro is also used in that, but wait, might get confused because of the phone, but this is something
जो रिलेटिवली आपका होना चाहिए था। मीडियम हमने बस इसलिए डाला है बिकॉज वी केप्ट आर्ग्यूइंग अबाउट पॉइंट नंबर 3, बट all three of them are correct. Number 85. Right, so in this question, while biofilter के बारे में आपको कुछ पता हो, but it is very specifically asking you about biofilters and recirculating aquaculture systems. तो this is something to confuse you, but biofilter वाला concept pretty much उसी तरीके से लगेगा, but still then it's a very hard question. First statement you might know कि भाई हाँ biofilter ये चीज़ करते हैं, बट जो सेकंड है कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट. तो यू कैन चेक दिस आउट. अनईटन डिकेइंग फूड, वेस्ट एक्सक्रीशंस, अमोनिया, यही आपका मतलब थोड़ा नाइट्रोजन का मूवमेंट इसमें चलता रहता है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो third statement is over here incorrect. It does not increase, but it decreases the phosphorus content in the recirculating aquaculture system also. This is why we've kept it as a hard question. मतलब बहुत ही specific knowledge आपको यहाँ पे चाहिए थी, and if you don't have it then you don't. Now this, if you have covered some basics, तो then you should at least know कि भाई nebula is a giant cloud of dust and gas in space. तो अगर nebula first वाले का है तो मतलब first वाला गलत है definitely. and pulsar मतलब चलो नहीं पता होता तो कुछ और कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आई नो टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो भाई थर्ड भी गलत हो सकती है. ऑल थ्री तो नहीं है, ओनली टू तो नहीं है, इट्स आइदर ओनली वन और डी. इस केस में ये क्वेश्चन करना बनता था, क्योंकि नेबुला एटलीस्ट यू शुड नो, क्योंकि नेबुला इज़ वन ऑफ दोज, मतलब आई एम श्योर यू सीन ईगल नेबुला वगैरह का फोटो, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर फोटो ऑफ आउटर स्पेस. तो दोज आर द थिंग्स विच आर ऑल्सो हेल्पिंग यू सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर. कमिंग टू नंबर 87. तो इस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार देखा तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. विच ऑफ द कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. इवन इफ आई हैव नॉट रेड दिस, I will eliminate A and B, and between C and D are the only two options which I think have a possibility of this. For the very simple reason कि Israel obviously tries to invest a lot in its defense, because it is in an area where it is surrounded by not non-friendly states on all sides. So Israel spends a lot on its defense. But at the same time, the Japanese Space Agency, which is known as JAXA. So JAXA is one of the premier space agencies in the world. And if between Israel and Japan you have to choose, तो Israel का space agency, मतलब it's there, it's good, but not as good as Japan. तो top 5 अगर space agencies की हम बात करें तो that will be NASA, the Chinese agency, the Japanese agency, the European Space Agency, and I would also like to include ISRO. ISRO is doing a commendable job of a lot of things. Right, the GPS quasi-zenith satellite. So QZSS is the name, quasi-zenith satellite system, which is used by, or which is integrated into the American GPS system, even though Japan also has the capability of regional satellite navigation by itself. तो 88 इजी क्वेश्चन. अगर साइंस एंड टेक कुछ भी कहीं से भी किसी भी कोर्स से पढ़ा था, आपने कुछ भी किया था, तो आपने इतना बेसिक ये किया होगा कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है आपकी वो टॉप डाउन रहती है, एंड बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ तक एनर्जी के साथ जाती है एंड यहाँ से देन इट इज़ इन फ्री फॉल. And cruise missiles are using some kind of propulsion throughout their journey. तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है तो then you'll notice कि interchange हो गया है. And Agni 5 is an intercontinental ballistic missile and BrahMos is a cruise missile. तो both of the statements are wrong in this case. मतलब both of these मतलब Agni 5 आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं. BrahMos was quite a lot in news. Coming to point 89, mercury pollution. Gold mining is a source of mercury pollution in the world. तो जनरली कहीं पे भी कुछ भी किसी भी टाइप की माइनिंग हो रही है तो
कुछ ना कुछ हैवी मेटल पोल्यूशन वहाँ हो जाता है. बट गोल्ड के साथ मर्क्यूरी एसोसिएटेड है, ये आपको शायद ना पता हो. But heavy metal pollution, generally, wherever there is mining, you will find some or the other heavy metal related pollution in that area. With relation to gold, there is a certain amount of mercury pollution also. Coal-based thermal power plants cause mercury pollution. तो जब कोल के अंदर मर्क्यूरी पाया जाता है या कोल के साथ आपका मर्क्यूरी पाया जाता है, स्टेशनरी कंबशन ऑफ कोल is 21% a contributor to mercury pollution. Gold is the largest small scale gold mining. And the third statement, there is no known safe level of exposure to mercury. So this seems like a very odd statement. It's a very extreme statement, but it is still correct. It's very difficult. Why? For the very simple reason, no matter how much we searched, we could not find more than one site stating a single safe level of exposure to mercury. There were multiple sites which mentioned some level of safe exposure, but there was no agreement in the numbers. So which is why we've said ki statement 3 is absolutely correct, and UNEP has also stated this pretty much. Statement 3 seems counterintuitive यहाँ पे कि no known safe level, मतलब कुछ तो होगा, but apparently not. So that's why there's a very hard question, क्योंकि आपको लगते हुए भी आप गलत करोगे. इस पेपर में बिना मतलब रिस्क, this is a very risk averse paper. Consider the following about green hydrogen. It can be used directly as a fuel for internal combustion. So when I read this question, I was doubtful about statement 1, but statement 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. मतलब ये काफ़ी कॉमनली रिसेंटली आपने ईवीज़ के बारे में पढ़ा होगा या हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेशन के बारे में पढ़ा है, तो 2 and 3 यू हर्ड. बट डायरेक्टली हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन, तो आई वॉज अ लिटिल डाउटफुल, बट ऑन चेकिंग वी डिड फाइंड दैट येस दैट इज़ द केस. एंड यही इस पेपर की दिक्कत है. No matter how much you know, if you don't know all 3 statements, you will only get a 50% probability of doing any answer. Right? Now, coming to the questions on MSMEs. MSME का ये question basic definition पे था. MSMEs have been in news for last 2-3 years quite a bit. COVID में because of the shutting down MSMEs, now because of government's renewed focus on trying to prop them up. तो definition थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइजेस आर एंटरप्राइजेस बिटवीन 5 CR and 10 CR प्लांट एंड मशीनरी. बट इफ इट इज़ इन द सर्विस सेक्टर तो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, बट either way the numbers don't match over here. The first is not correct. And then second statement says all bank loans to micro, small and medium enterprises qualify under PSL. So again, it's an extreme statement, but we were also trying to justify कि भाई क्यों नहीं, मतलब बैंक के लिए भी तो आसान रहता है ना जीवन अपना, कि भाई एमएसएमई को कोई भी लोन दिया वो पीएसएल के अंदर डाल दिया ताकि भाई पीएसएल का कोटा अपना पूरा हो गया और फिर बाकी चीज़ें करते रहे. बट अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर बाय आरबीआई, all bank loans following the above guidelines fall under PSL. And guidelines कुछ स्पेसिफिक आरबीआई ने दी हुई हैं कि भाई सिर्फ ये लोन्स पीएसएल में क्लासिफाई करेंगे. तो ये गाइडलाइंस अगर आपको पता थी तो वेल गुड, नहीं पता थी तो यू कुड हैव थॉट अबाउट कि भाई ऑल बैंक लोन्स डज सीम अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, कि भाई कुछ भी चीज़ के लिए अगर मैं लोन ले रहा हूँ एज एन एमएसएमई तो मतलब पीएसएल में नहीं आना चाहिए. पीएसएल ऑब्वियसली इज़ द आइडिया कि गवर्नमेंट वांट्स दीज एरियाज टू ग्रो, सो क्रेडिट शुड गो देयर. बट even in the areas that the government wants to grow, there can be some activities which are not, favored. Coming to question 92, so this is slightly medium, क्योंकि आपको इससे CBDC के बारे में पता होना चाहिए था. Now CBDC पता होगा, ये अगर सिर्फ CBDC पे डायरेक्ट सवाल आता कि भाई what is CBDC, तो then that would have been an easy question. But this is medium. Why? You're going to apply the concept of CBDC, and concept को apply कैसे करना है कि these statements, both of them are correct
कि भाई सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी अगर करता है, नाउ कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट digital rupee. This is any bank, central bank's digital currency. It could be the US, it could be China. And in China, we know for a fact that they have the digital yuan, which can expire within a certain period of time if not spent. So both these statements are correct over here. Now 93 में आपने पिछले 2-3 साल में अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग करी है, कोई आपने ब्रोकर का अकाउंट खोला है, कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपने बेसिक पढ़ा है, तो अल्फ़ा एंड बीटा टर्म्स आपने सुने होंगे. अल्फ़ा क्या होता है कि मार्केट को कितना आपने बीट किया, एंड बीटा इज फ्लक्चुएशंस इन अ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट. कि अगर मार्केट 10% उठता है तो ये स्टॉक ज़्यादा उठता है या कम उठता है. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज वोलेटिलिटी, which is beta, right? So that's why we've given this as a medium difficulty. Answer over here is D, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी यहाँ पे. अल्फा आई एम श्योर सबको पता होगा. अल्फा इज द परसेंट बाय विच यू बीट द मार्केट. लेट्स से सेंसेक्स रोज 15% लास्ट ईयर. तो इफ यू हैव अ स्टॉक विच डिड 20% ग्रोथ, तो देन दैट स्टॉक हैड अल्फा ऑफ 5%. Coming to question 94. Now, SHGs were originally initiated by SBI. तो this statement should have, मतलब कहीं ना कहीं खटकना चाहिए था आपको कि भाई SBI ने SHG शुरू नहीं किए थे. SHGs के साथ जब भी आप पढ़ते हो, कहीं पे भी आपने SHGs पढ़ा होगा, तो you might have heard of this organization called SEWA. तो SEWA is the organization associated with the advent of SHGs in India, Self-Employed Women's Association, right? Ela Bhatt. And second and third statements are correct. So 2 only. B is the correct answer in this question. Now, India's public sector health care system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. तो अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो आपने वहाँ पे ये चीज़ देखी ही होगी कि भाई सरकार चाहती है, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड ऑन प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर. इट इज़ ऑल्सो डूइंग दैट. मतलब एनीमिया मुक्त भारत, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन इफेक्ट ट्राइंग कि भाई जननी सुरक्षा योजना क्या है ये, ऑल ऑफ दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स. बट स्टिल over 50% of the total health expenditure in India is on curative care, but only about 10% of it is on preventive care. चाहते हैं हम कि ज़्यादा preventive पे काम हो, but हो नहीं रहा है. तो first statement is correct. Under India's decentralized approach to healthcare, states are primarily responsible for organizing health services. So that is correct. But 1 and 2 is not the reason for 1. 1 का रीज़न कुछ और ही है. सो इस कारण से यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 1 का कारण डायरेक्टली 2 नहीं है कि भैया स्टेट मैनेज कर रहा है इसीलिए हम क्यूरेटिव पे फोकस कर रहे हैं. नो, दैट्स नॉट द रीज़न. क्यूरेटिव पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ वेरी हाई डिजीज बर्डन विच नीड्स टू बी डेल्ट विद, एंड इन द मीन टाइम वी ऑल्सो हैव टू बिल्ड आर प्रिवेंटिव मेजर्स. तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई कि भाई पॉपुलेशन जब हाई है हमारा, तो वी हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव राइट नाउ रादर देन विशिंग फॉर सम अदर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, राइट. नाउ सो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये थोड़ा कह सकते हो इसको, क्योंकि सम पीपल माइट थिंक कि भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी सेज दैट वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, बट द रियलिटी इज नॉट द केस. कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी डज से कि भाई इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है, बट पैसा अभी भी ज़्यादा क्यूरेटिव केयर पे जा रहा है एज पर दी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स इन 19 and 20, राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 96. UN World Water Development Report. India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. Now this is a very, very, very strong statement, but it is also true. And according to this report, 26% of the total groundwater withdrawal was done by India. But second statement says कि India needs to extract more than a quarter
groundwater to satisfy drinking and sanitation needs. Now, if you know anything about India's water requirements, you know the primary need for water is agriculture. बाकी सब बाद में आता है, मतलब इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, ड्रिंकिंग, एक्सवाइजी, सब बाद में, सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर. तो इफ यू सेइंग कि we're withdrawing 26% of the world's groundwater and we're drinking it all, तो that doesn't seem to make sense. तो second statement जब यहाँ पे wrong हो जाती है, तो even if you don't know the first statement, this question has been categorized as easy for the simple reason कि भाई even if you don't know the first statement, second statement आपको patently गलत लगनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि naturally any given year the amount of water that is spent on irrigation is much higher by orders of magnitude than in drinking, right? और अगर इसको हम देखें तो इंडिया में ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन 251 किलोमीटर क्यूब पर ईयर था, जिसमें से इरिगेशन वाज 90 एंड डोमेस्टिक यूज वाज 9, राइट? तो 10x irrigation is the bigger chunk of water use in India. So first statement whatever it may be, अगर आता है नहीं आता कुछ भी होता है, मेरे को ये पता है second statement should not be right. And if you can do that, you will be able to answer this question because assertion reason वाला type है, तो statement 2 is incorrect. There's only one option, C. Now ग्रेट. तो 97 में अब हम देखते हैं. तो 97 में क्या है कि ये बहुत ही मतलब एकदम घुस के इन्होंने कुछ चीज़ें पूछ ली है. तो चीज़ें पूछी जो गई हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. दिस इज करेक्ट. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 355. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. So this is sort of a controversial question for this second statement, right? कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एग्जेम्पशन देता है और लीगल काउंसिल टू द पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब कुछ लोग यहाँ पे दिक्कत इसलिए मान रहे हैं या इसको कंफ्यूजिंग इसलिए मान रहे हैं कि नालसा जजमेंट एक आया था, एंड नालसा जजमेंट में क्या बोला गया था कि भाई इफ समबडी कैन नॉट प्रोवाइड अ लीगल काउंसिल फॉर देमसेल्व्स, इट इज़ द स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड इट फॉर द पर्सन, राइट? बट यहाँ पे सवाल में जो स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट सेइंग इन जनरल क्या होता है. इट इज सेइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज दिस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डू दिस, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद जो इंटरप्रिटेशन आया है थ्रू नालसा माइट बी डूइंग दिस, बट कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली वर्बटम इसको नहीं बोलता है, जिससे सेकेंड स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे इसमें, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर पुलिस cannot be used as evidence. This statement is wrong. It can be used as evidence. So this is the reason why this has been categorized as a hard question, because you have to know very specific and minute things to be able to solve this. So statement 2 and 3 are wrong. One only, answer A. You can check out all of these details over here because हमको भी बहुत टाइम लगा था. We had so many arguments on statement number 2. Right. तो 98 की बात करते हैं. Which of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news for its very severe famine? तो अब ये जो दो कंट्रीज़ हैं, ये आपकी साउथ अमेरिका की हैं, ये अफ्रीका, दिस अफ्रीका. Now, if you had been reading some current affairs, आपने कहीं किसी चीज़ का mention देखा था, you might have been able to do this, but this is not a very easy question to do. But Somalia, मतलब और कुछ नहीं तो the only known term कि I've not heard a lot of news from Ecuador और कोस्टा रिका और अंगोला. सोमालिया का कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुनाई दे जाता है, either in piracy, but then that is not a risk that you can take, particularly in this kind of a paper. And coming to 98, 99, by this time, I'm sure time was also running out. So यहाँ पे difficult to do this sort of a question if you do not have, information. Now, 99 Biodiversity Management Committee. So this has been an easy question for the very simple reason
कि नागोया प्रोटोकॉल एंड जो आपका क्या नाम है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, तो CBD के अंडर नागोया प्रोटोकॉल है, उसके बारे में अगर आपने पढ़ा है शंकर की किताब में जो जनरली दिया हुआ होता है, तो वो बेसिक अगर आपने किए हैं तो देन यू नो दैट बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दीज आर द फंक्शंस. C is the correct answer over here. And coming to the final question of Prelims 2023, this was a very hard question from Polity for the very simple reason that it required a lot of specific data. Now first statement you might be able to, मतलब ये आप knowledge से कर सकते हो, जो basic knowledge आपकी है कि nominated members of parliament of legislative assemblies are not eligible in the electoral college for president. But second statement भी आप कर सकते हो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए थोड़ा ध्यान दिया था कि the higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. So if you know the formula, so the formula goes population divided by number of MLAs. तो अगर नंबर ऑफ MLAs ज़्यादा हैं तो वैल्यू ऑफ वोट विल नॉट बी हायर बट रादर लोअर. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज रॉन्ग. एंड थर्ड स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ MP इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला. तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है, दिस इज लाइक द कोर रीजन वाई दिस ईयर का पेपर हैज बीन सो लाइक वियर्ड. नाउ फॉर third and fourth statement, third is wrong, fourth is correct, but it's very difficult to be sure why. क्योंकि you know that Madhya Pradesh has probably a greater population than Kerala. Madhya Pradesh has more MLAs than Kerala, but I am not sure of the exact proportion. मुझे एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि भाई MP का पॉपुलेशन क्या है डिवाइडेड बाय MP के MLAs कितने हैं, एंड वेदर दैट इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन केरला का पॉपुलेशन क्या है और केरला के कितने MLAs होने चाहिए. अगर मुझे नहीं पता है तो लाइक इट्स एनीबडीज गेस. पहले मतलब इफ द ओरिजिनल स्कीम वाज मेंटेन्ड वेयर इन वन MP और MLA वुड represent a certain number of people, it would have been easier, but delimitation has not happened in the last couple of decades. So population disbalance ho chuka hai ye कि one MLA does not necessarily mean the same number of people. There might be an MLA in from some area of Delhi who is representing many more people than an MLA from somewhere in Western Rajasthan. So it's very difficult to estimate, and if you don't have the exact numbers, तो 3 और 4 को गलत और सही करने में मतलब कैसे ही करोगे, बिकॉज लुक एट दिस टेबल. तो फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारी थी अरुणाचल प्रदेश एंड पुडुचेरी के बारे में, तो बोथ ऑफ देम हैव वेरी सिमिलर पॉपुलेशंस. इट इज़ जस्ट दैट पुडुचेरी हैज़ 30 MLAs, अरुणाचल हैज़ 60s. तो उसमें बस वो रेशो चेंज हो गया, दैट्स इट. बट nobody who was preparing for this were looking for these particular numbers, which is why it's been a hard year with prelims. And which is why if despite all of these things, if you are scoring anything above 75, if you're scoring anything above 75, we've seen a lot of controversial questions in this video. So if you're scoring anything above 75, if you've done some of those controversial questions, they can swing either way. We don't know. Don't waste time. Start your preparation. अगर आप चाहते मतलब if you don't want to join some test series or anything of that sort right now, that's fine. Focus on your optional, focus on main specific GS answers. Start practicing some amount of answer writing, because वो 3 हफ्ते विल मेक अ टन ऑफ डिफरेंस, राइट? क्योंकि अगर somebody is starting their preparation right after the result comes versus somebody who's already gotten into some zones, started moving, started working, तो वो जो second category वाला person है who has already started doing some effort, they'll be the person who will have a much better time during mains preparation. And anyhow, अगर ये prelims देने के बाद आपके 75 या उससे कम बन रहे हैं and you have decided not to pursue UPSC anymore, so that is great. Figure out your plan B, figure out कि भाई क्या चीज़ें करनी है, कैसे है. But
if you still want to appear for this exam next year, if this is still the case, and you're pretty sure कि आप या तो CSAT के कारण या GS में स्कोर नहीं बन रहा उसके कारण आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू स्टिल प्रिपेयर फॉर मेंस. क्योंकि अगले साल जब आप तैयारी कर रहे हो, अभी से अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है. मतलब वो प्रीलिम्स की तैयारी नवंबर, दिसंबर, जैन में आप शुरू करो तो भी आप कर सकते हो काफ़ी हद तक. बट राइट नाउ इज़ वेयर यू शुड बी फोकसिंग अ लॉट मोर ऑन योर ऑप्शनल, a lot more on your mains specific GS subjects like ethics, like essay, internal security, right? So Indian society, ये basic subjects हैं जो mains के GS papers में आते हैं, prelims में नहीं आते. तो those are the subjects that you should be focusing on right now. And if you want a mentor for your mains preparation to help you improve your answer writing, you can check out our mains related courses. We have 3 different set of courses. एक mains focus group without a test series, meaning you have already joined some test series or you're already discussing some answers and already written some answers, and that is what you want to discuss. So that might be what you want. But if you want to give tests with us, you want us to like look at your answers that you've written right now and analyze them, so then you can check out the mains focus group with 10 test series or 21 test series. 21 में basically 10 full tests and 11 section tests हैं. Right, so that'll be all. It's been a long video. I've been shooting for a while, and if you gave this year's prelims, you are a fighter. And if you watched this video till now, damn, you've got some tenacity. Best of luck.